नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, जिसमें कांग्रेस बड़ी सावधानी से अपनी रणनीति तैयार कर रही है और आगे बढ़ रही है। लेकिन बीजेपी अपने ही बढ़ाए हुए मोहरों में फंस चुकी है। बीजेपी को बार बार शह और मात जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। पिछले चुनाव में बड़ा मुद्दा बना था, आपको याद होगा, रफाल सौदा, और एक बार फिर बीजेपी को यह रफाल सौदा जो है वो परेशान करता हुआ दिख रहा है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को यानी कि कल से फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं, जहां जबरदस्त रक्षा सौदा करने वाले हैं और इस डील में बहुत सारी बातें आ रही हैं। इसमें राफेल समुद्री विमान राफेल M का सौदा सबसे खास होगा। 90,000 करोड़ के 26 राफेल जेट की डील के साथ 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स के सौदे पर भी मुहर लग सकती है। परसों 14 जुलाई को होने वाले फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल डे परेड समारोह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, उसके मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका में राजकीय अतिथि होने के बाद मोदी जी की ये फ्रांस यात्रा खास मानी जा रही है। लेकिन इस बीच पुरानी राफेल डील में कथित घोटाले का जिन्न जो है वो बाहर आ गया है, या कहें तो बाहर आ सकता है। दरअसल भारत ने फ्रांस से पहले 36 राफेल जेट खरीदे थे, आपको पता ही है। तब विपक्ष ने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। राहुल गांधी लगातार इस बारे में बात कर रहे थे। बहुत ज्यादा कीमत देकर के सरकार ने यह सौदा किया था, यह विपक्ष का कहना था। यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। भारत में इस पर काफी राजनीति भी हुई थी। इस मामले की जांच पेरिस में चल रही है दूसरी तरफ, और इसमें बड़ा खुलासा करने वाली फ्रांस की न्यूज वेबसाइट मीडियापार्ट ने अभी खबर दी है कि जांच को देख रहे मजिस्ट्रेट ने भारतीय अधिकारियों को एक खत भेजा है और मामले की जांच में सहयोग मांगा है। भारत में इस मामले की जो जांच हुई उससे जो जुड़ी हुई फाइल्स फ्रांस के मजिस्ट्रेट स्टडी करना चाहते हैं। जो जांच आपने की है साहब, वो फाइल आप जरा दे दीजिए। अब फ्रांस इस फाइल को मांगना चाह रहा है। आपको बता दूं कि मीडियापार्ट ने ही पहले इस घोटाले का आरोप लगाते हुए तब खबर छापी थी, और इसमें आरोप लगा था कि डसॉ एविएशन ने गुप्त रूप से लाखों यूरो भारत में मौजूद बिचौलियों को दिए हैं। इधर डसॉ के इंडियन पार्टनर अनिल अंबानी की कंपनी के दिवालिया होने की भी खबरें हैं। राफेल को बनाने वाली कंपनी डसॉ एविएशन ने साल 2017 में अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड को अपना ऑफसेट साझेदार बनाया था। तब कांग्रेस और कई दलों ने जोर शोर से यह मुद्दा उठाया था और कहा था कि ऐसे वक्त में जब अनिल अंबानी समूह की अधिकतर कंपनियां बर्बादी की तरफ बढ़ रही हैं और उन्हें डिफेंस कारोबार का बहुत तजुर्बेकार भी नहीं कहा जा सकता है, फिर उनके साथ 30,000 करोड़ रुपए का करार क्यों किया जा रहा है। सरकार ने तब इसका कोई ठीक जवाब नहीं दिया था, और अब अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल की नीलामी प्रक्रिया में जाने के बाद उनकी एक और कंपनी कंगाली की राह पर है। नाम है रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, RNEL। ये वही कंपनी है जिसके जरिए अनिल अंबानी ने डिफेंस सेक्टर में कदम रखा था। तो दोस्तों, एक तरफ रक्षा सौदे में मोदी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में फंसती हुई दिख रही है, और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से लेकर 16 तारीख तक फ्रांस की यात्रा पर हैं। फ्रांस में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ उसी फ्रांस में एक तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है, और वह तलवार है भ्रष्टाचार का। यह भ्रष्टाचार की तलवार जो है, मोदी जी जब वहां पहुंचेंगे तो कितना ज्यादा जख्म देने वाली है वो हम समझेंगे। दूसरी तरफ विपक्षी एकता का जाल बीजेपी को उलझा रहा है। अगले हफ्ते ही बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक का दूसरा दौर होने वाला है। पटना में 23 जून को हुई पहली बैठक और अब बेंगलुरु में 17 और 18 तारीख को होने वाली दूसरी बैठक के दरमियान देश की राजनीति में कई बदलाव आ गए हैं। आपने देखा कि महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट पड़ गई और शरद पवार को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी ने की। वहीं राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसमें उनकी 2 साल की सजा बरकरार रखी गई। विपक्षियों पर प्रहार करके उन्हें कमजोर करने की रणनीति में बीजेपी नाकाम साबित हुई है, क्योंकि शरद पवार पहले से ज्यादा आक्रामक होकर बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, और वहीं राहुल गांधी भी अपने अंदाज में राजनीति करते जा रहे हैं। राहुल की सांसदी छीनने के बाद उनका सरकारी आवास, सरकारी बंगला जो है वो भी ले लिया गया था, आप जानते हैं। तो अब राहुल गांधी किराए के घर में जाने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि उनको अब किराए का मकान मिल गया है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी से
बहुत से लोगों ने कहा था कि आप हमारे घर में आ जाइए, हम आपको अपने घर में रहने का न्योता दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की ये बदले वाली रणनीति जो थी, राजनीति जो थी, वो जनता को पसंद नहीं आई थी। अब राहुल किराए के घर में रहेंगे तो बीजेपी की जो शहजादे वाली थ्योरी है वो भी अपने आप धराशायी हो जाएगी, क्योंकि लोग देखेंगे कि राहुल आम लोगों की तरह किराएदार बन रहे हैं। शरद पवार को भी जनता की खूब सहानुभूति उधर मिल रही है। राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आज कांग्रेस ने देश भर में गांधी प्रतिमा के आगे मौन सत्याग्रह किया है और लोकतंत्र बचाने का संदेश जनता को दिया है। राहुल इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा पहले कहा गया था, लेकिन राहुल के पहुंचने से पहले ही उन पर मुकदमा करने वाले पूर्णेश मोदी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कैविएट दायर की। पूर्णेश मोदी ने आग्रह किया है, कोर्ट से अनुरोध किया है कि अगर कांग्रेस नेता गुजरात उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को चुनौती देते हैं तो उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। इसी को कैविएट कहते हैं। ये तमाम बातें कांग्रेस और राहुल विरोधियों के डर को बयां कर रही हैं। सत्ता में बैठे होने के बाद भी बीजेपी डर रही है, क्योंकि उसे अब अपने लिए हालात ठीक नहीं लग रहे हैं और इस बदले हुए माहौल में विपक्षी दल बेंगलुरु में जो बैठक करने जा रहे हैं उसमें अब सोनिया गांधी के पहुंचने की खबर ने नया जोश भर दिया है। सोनिया केवल पहुंच ही नहीं रही हैं, बल्कि सबको डिनर भी दे रही हैं। 17 तारीख की रात को तमाम विपक्षी दलों को सोनिया गांधी डिनर दे रही हैं और यह डिनर डिप्लोमेसी बीजेपी के चुनावी प्लान को चौपट कर सकती है। विपक्ष की दूसरी बैठक में कुल 24 दलों के शामिल होने की खबर है। 24 दल आ रहे हैं। इस बार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को भी एंट्री दी जा रही है और आम आदमी पार्टी से थोड़े बहुत मतभेद के बावजूद कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। बंगाल में पंचायत चुनाव में जीत के बाद नए हौसले के साथ ममता बनर्जी भी बेंगलुरु पहुंचेंगी। पटना में 17 दल बैठक में मौजूद थे, जबकि इस बार 7 नई पार्टियों को निमंत्रण भेजा गया है और ये 17 + 7 यानी कि 24 हो गई हैं ये जितनी पार्टियां हैं। और इन 7 नई पार्टियों का नाम भी आपके सामने रख दे रहा हूं। मरुमार्ची द्रविड़ कुनेत्र कड़गम MDMK, कोंगू देसा मक्कल काची KDMK, फिर बिदुथलाई चिरुथिगल काची यानी BCK और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यानी RSP, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ और केरल कांग्रेस मणि। ये दोनों जोसेफ और मणि दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन दोनों अब साथ साथ। इसमें KDMK और MDMK 2014 में आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में के दौरान बीजेपी के साथ थे और अब 10 साल बाद ये दोनों दल बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी में शामिल हो रहे हैं बेंगलुरु में। विपक्षी खेमे में दक्षिण भारत के इन दलों के शामिल होने का खास महत्व है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी पहले ही दक्षिण में जूझ रही है। अब बड़े पैमाने पर मोर्चेबंदी से उसके लिए दक्षिण में खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। पूर्वोत्तर के हालात आप देख ही रहे हैं और खासकर मणिपुर का। मध्य भारत में स्थिति नाजुक है बीजेपी की। उत्तर भारत पर भी पूरा कब्जा मुश्किल होगा और पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा जैसे प्रांतों में राज्यों पर शासन के बावजूद हालात कुछ ठीक नहीं हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में तोड़फोड़ देखकर जनता थक चुकी है। हर तरफ से चुनौतियों में घिरी हुई बीजेपी के लिए अब विपक्षी दलों की एकता में शह और मात का खतरा मंडरा रहा है। सोनिया गांधी के बैठक में शामिल होने से सारे समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पहले भी सोनिया गांधी के कारण ही यूपीए बन पाया था और कांग्रेस वही इतिहास दोहराने की तैयारी में है। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग चल रही हैं दोस्तों। इन सब चीजों के बीच जो चुनावी बिसात है उसमें क्या पिछड़ गई है बीजेपी। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, वहां क्या हश्र हुआ आप सबने देखा, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं फ्रांस। और 2 दिन पहले यानी आज 12 तारीख को फ्रांस से जो खबर आई है वो चौंकाने वाली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हो सकती है। क्या बीजेपी चारों तरफ से फंसी हुई नजर आ रही है। कल हम एक चर्चा कर रहे थे बीजेपी को झटके पे झटका, लेकिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से पहले जो ये बड़ा खुलासा है, इस खुलासे को आपके सामने रखते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सोनिया गांधी कैसे इतिहास दोहराने जा रही हैं इसकी चर्चा भी जरूर करेंगे। लेकिन पहले फ्रांस की यात्रा दसॉ एविएशन लिमिटेड, उस कंपनी की रफाल, उसकी चर्चा, और इस चर्चा में आप सबको बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि देश में गड़बड़ घोटाला क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा करके यहां तक 9 साल तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर अगर भ्रष्टाचार की तलवार लटक रही हो, वो भी देश से नहीं बल्कि विदेश से,
तो छोटी मोटी बात नहीं है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ है इस चर्चा में और विस्फोटक चर्चा जरूर हम करेंगे। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। सीधा आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास, आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो खुलासा अभी अभी आया है, ये कार्यक्रम टोटली सच बताऊं तो फ्रांस पे बिल्कुल नहीं करने जा रहा था, लेकिन ये खबर आई तो बीच में कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं, आनन फानन में जोड़कर आपके सामने लेके आया हूं। बहुत बड़ा खुलासा है ये, तय मानिए आप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2 दिनों की यात्रा जो है, सप्ताह भर पहले ही लौट के आए हैं, 10 दिन पहले लौट कर आए हैं अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद ये जो कुछ होने जा रहा है, ये छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती। क्या कुछ है प्रशांत टंडन जी? देखिए, फ्रांस जाने के कुछ एक दिन पहले फ्रांस से ये खबर आ रही है राफेल के बारे में। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के इमेज के लिए ये बहुत कुठाराघात होगा और ये बहुत बड़ा जो है उनके ऊपर जो है सवालिया निशान एक बार फिर लगेगा। क्योंकि जैसा आप बता रहे थे कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस, वो अभी उसके दिवालिया होने की खबर आ रही है। लेकिन एक खबर जो अब आ रही है वो फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति से भी जुड़ती है। मैं थोड़ा सा डिटेल उसका पहले बता दूं, उसके बाद मैं इसकी चर्चा पे शामिल होऊंगा जी। जैसा आपने बैकग्राउंड में बता दिया आपको, जो आज खबर आई है वो ये है कि अनिल अंबानी ने एक चिट्ठी लिखी उस वक्त 2016 में उस वक्त के इकोनॉमी मिनिस्टर को। और उस वक्त के इकोनॉमी मिनिस्टर मैक्रॉन ही थे, जो अब फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और चिट्ठी में नरेंद्र मोदी साहब का हवाला दिया गया। मामला यह था कि 151 मिलियन यूरो का टैक्स का क्लेम उनकी फ्रेंच कंपनी बनता था, यानी अनिल अंबानी की जो फ्रेंच सब्सिडरी थी उसके ऊपर उस करार की वजह से, राफेल के करार की वजह से 151 मिलियन यूरो का टैक्स का क्लेम बन रहा था। और उन्होंने चिट्ठी लिखी उस वक्त के इकोनॉमी और फाइनेंस मिनिस्टर माइकल सपिन और जो अब और इकोनॉमी मिनिस्टर इमानुएल मैक्रोन, जो अब राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। और चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला दिया गया और टैक्स में छूट की जो है मांग की गई। उनको टैक्स में छूट मिल भी गई और 151 मिलियन यूरो का टैक्स कट के हो गया 6.6 मिलियन यूरो। यानी अनिल अंबानी की कंपनी ने जो कुल टैक्स दिया है छूट के बाद वो 144 मिलियन यूरो दिया, भारत के रुपए के हिसाब से 118 करोड़ रुपए। ये खबर आई है राजीव जी मीडिया पार्ट में, जो फ्रांस की वेबसाइट है। और ये फ्रांस की वेबसाइट बहुत रिप्यूटेड जर्नलिस्ट पत्रकारों की है। और ये चिट्ठी जो आपकी स्क्रीन पर है राजीव जी, इस चिट्ठी का मैं मजमून भी पढ़ देता हूँ कि इन्होंने अनिल अंबानी के लेटर हेड पे चिट्ठी है, टैक्स का मैटर का रेफरेंस सब्जेक्ट में देते हुए चिट्ठी है कि रिलायंस फ्लैग अटलांटिक एसएएस रजिस्टर्ड इन फ्रांस, उसके मुतालिक ये चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कि प्रधानमंत्री के विजनरी शख्सियत का हवाला दिया गया है और उनके बायलैटरल एक्सचेंज के बारे में बताया गया है। और उसके बाद ये चिट्ठी में टैक्स की छूट की मांग की गई है और टैक्स की छूट उनको मिल भी गई। ये वाली चिट्ठी प्रशांत जी? जी, ये वाली चिट्ठी? जी, ये चिट्ठी जो है ये अनिल अंबानी के द्वारा साइन की गई चिट्ठी है और उसमें फ्रांस का पता भी है। और उसके अलावा ये चिट्ठी का कॉपी फ्रांस में उस वक्त के एम्बेसडर मिस्टर अरुण सिंह, ऑनरेबल एम्बेसडर एम्बेसी ऑफ इंडिया, उनको भी एक कॉपी की गई है और एक कॉपी इसकी चिट्ठी की मैक्रोन को दी गई है। तो निश्चित तौर पे राजीव जी ये बड़ा खुलासा फ्रांस से अभी आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का हवाला देते हुए चिट्ठी लिखी गई,
मैक्रों को लिखी गई, उस वक्त के इकोनॉमिक मिनिस्टर थे, अब वो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। तो फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति का भी नाम आ गया। फ्रांस के पिछले राष्ट्रपति जिनके जिनके कार्यकाल में राफेल की डील हुई थी, 36 राफेल की, वो हॉलैंड थे। अब हॉलैंड की मंत्रालय में ये थे मैक्रों, बाद में इस्तीफा देकर उन्होंने अपना कैंपेन किया और राष्ट्रपति बन गए। अब वो मौजूदा राष्ट्रपति और पिछले राष्ट्रपति दोनों राफेल की डील में शामिल हैं, उनका नाम आ चुका है और उसको छूट दी गई। वो छूट क्यों दी गई, किसके कहने पे दी गई, ये जांच का विषय है। दूसरी बात राजीव जी इसमें यह है इम्पोर्टेंट कि उस वक्त जब चिट्ठी लिखी गई थी ये, तो आप देखिए कि वो फ्रांस में भारत के राजदूत को भी इसमें कॉपी किया गया चिट्ठी को। हालांकि इसका मतलब है कि अरुण सिंह जो फ्रांस के राजदूत थे उनकी जानकारी में था। और एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं राजीव जी कि फ्रांस में पिछले साल जांच के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन वो जो जज हैं उनको फ्रांस की डिफेंस मिनिस्ट्री कागज नहीं दे रही है, उनको एक्सेस नहीं दे रही है मिनिस्ट्री के कागज का, करार के डॉक्यूमेंट्स का जी। अब वो चिट्ठी उनको चिट्ठी ये मिली है। उस चिट्ठी के बाद उन्होंने भारत सरकार से ये मांग की है कि आप इसके बारे में जांच करके हमको बताएं। तो ये बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट नरेंद्र मोदी जी के लिए फ्रांस की यात्रा के पहले, और वो भी तब जब वो एक नया करार करने जा रहे हैं राफेल से या दसॉ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं कल से, उनकी 14 से 16 2 दिन की यात्रा है फ्रांस की। और उस यात्रा से पहले फ्रांस से जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि राफेल की डील फिर से करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उस डील, वो जो डील है, कहा जा रहा है 90,000 करोड़ रुपए की डील है, रक्षा सौदा। और उस 90,000 करोड़ की डील से पहले जो पिछली डील थी उस पे जो फ्रांस में जांच चल रही है, उस जांच में खुलासा आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस ने भारत से कहा है कि आपने क्या जांच की है, जरा वो कागजात हमें मुहैया करा दीजिए। ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस वक्त वहां रहेंगे तमाम अखबारों में राफेल डील में घोटाले की खबर जरूर छपेगी। मीडिया पार्ट जो एक मीडिया समूह है, उसने इस खबर का खुलासा किया था, जिसको लेकर के पिछले चुनाव में राहुल गांधी लगातार इस पर हमला करते रहे सरकार पर कि राफेल की डील में जो आपने घोटाला किया है उस घोटाले को उजागर किया जाए। कई लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और सुप्रीम कोर्ट में भी इस बारे में, इस मामले में जांच की बात कही गई थी। लेकिन अब जो बातें आ रही हैं ये चौंकाने वाली खबरें, और आने वाले समय में क्या इसमें, इस जाल में, राफेल के जाल में मोदी सरकार फंसने वाली है? बड़ा सवाल है। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं। विपक्ष की एकता की बात हम जरूर करेंगे, उसमें सोनिया गांधी की भी बात करेंगे, सोनिया गांधी की डिनर डिप्लोमेसी की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक डिनर के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं फ्रांस, अमेरिका में तो उन्होंने डिनर किया बहुत अच्छे से। उसके बाद यहां अमेरिकन जो हैं वो यहाँ भेज दिए। भारत में मानवाधिकार हनन में क्या कुछ हो रहा है और खासकर मणिपुर में क्या कुछ चल रहा है। और अब तो आज ही खबर आई है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन यूनियन भी अपनी टीम को यहाँ भेज चुका है। तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी जांच मानवाधिकार को लेकर के किया जाएगा, भारत में जांच की जाएगी कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है। लेकिन अब फ्रांस पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के हालात पहले सामने आ रहे हैं। क्या कुछ, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपका नजरिया जरा इस पर। देखिए राजीव जी, मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार के ऊपर संकट के बादल चारों तरफ से उन्हें घेर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि फ्रांस की अगर कोर्ट भारत की जांच एजेंसी से ये पूछ रही है कि जो जांच आपने की थी उसे हमें भेज दें, तो जांच कैसे भेजेंगे? क्या सीलबंद लिफाफे में भेजेंगे, जैसे कि उन्होंने हमारे सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दी थी? तो एक तो ये घटना, एक ये पता चल रहा है कि यहाँ की जो जांच, वास्तविकता मुझे लगता है जो जांच है वो कोई हुई नहीं थी। और जो फ्रांस की कोर्ट जब उसको देखेगी तो उसे पता चलेगा कि भारत की जो जांच प्रक्रिया है वो कितनी ट्रांसपेरेंट है और कितनी निष्पक्ष है। जो हम लोग देखिए राजीव जी बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि एक तो भारत की जांच एजेंसी से तो आप बच जाएंगे, आप इंटरनेशनल जांच एजेंसी से कैसे बचेंगे? और देखिए पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो अडानी का प्रकरण है,
ये जो शेल कंपनीज का प्रकरण है और ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिस अप्रोप्रिएशन का मसला है, ये आज नहीं तो 2 साल के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल कोर्ट्स इन चीजों की तह तक पहुंचेंगे और ये पूछेंगे कि इतना बड़ा, एक बहुत बड़ा जो फाइनेंशियल एपिसोड हुआ, इसके अंदर अगर भारत की सेबी या भारत का डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स या कंपनी लॉ बोर्ड या आरओसी कोई जांच नहीं करता है, तो जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो जांच करेंगी और इसको तथ्यों को सामने लाएंगे। देखिए, एक चीज मैनेजमेंट में राजीव जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर। और एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर और किसी भी फाइनेंशियल डील में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है क्रेडिबिलिटी एंड क्रेडेंशियल ऑफ द प्रमोटर। अब आप सोचिए, क्रेडेंशियल एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रमोटर, जब उस समय सब लोग ये प्रश्न उठा रहे थे कि अनिल भाई अंबानी अगर एक ऐसी कंपनी के मालिक को इसमें दिया गया है, और अनिल अंबानी के बारे में सबको पता था कि अनिल अंबानी की कंपनियों का क्या हाल है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस चीज को एंटिसिपेट नहीं कर पाई कि जिस आदमी को इस डील में इन्वॉल्व किया गया उसकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल क्या है, और आज ये प्रूव हो रहा है कि जितनी भी उनकी संस्थाएं हैं वो सारी की सारी सिक हो रही हैं, उनके जो लोन्स हैं उनको राइट ऑफ किया जा रहा है। और राजीव जी, अपने स्रोतों से अगर आप पता चलाएं, अगर अनिल अंबानी के जीवन की जो शैली है और उनकी जो एक प्रकार की लाइफ स्टाइल है, क्या उसमें कोई कमी आई है? तो हम लोग फाइनेंशियल जार्गन में राजीव जी ये कहते हैं, कंपनी सिक होती हैं और प्रमोटर्स हेल्दी होते हैं। वो कंपनी जिनमें प्रमोटर क्रेडेंशियल वाले होते हैं, क्रेडिबिलिटी वाले होते हैं, वो सादा जीवन जीते हैं, क्योंकि पहले कंपनी को अमीर बनाते हैं, प्रमोटर्स अपने साथ साथ शेयर होल्डर्स को अमीर बनाते हैं और उसके बाद सुख भोगते हैं, जो घनश्याम दास बिरला का सिद्धांत था। और आज जो ये अनिल अंबानी ने एक रीत रखी थी और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सारी कंपनियों को सिक बना दिया, और उनकी जीवन शैली जो है वो एक धनाढ्य वाली जीवन शैली है, जहां $1 मिलियन और $1 बिलियन की बात होती है, तो ये बिल्कुल उसी प्रकार की कथा है। और आप देखिएगा, अडानी प्रकरण में भी आज नहीं तो कल, जब अमेरिकन जांच एजेंसीज और सारे देशों की जांच एजेंसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जिस प्रकार से शेयर्स को गिरवी रख के लोन उठाए गए और जिस प्रकार से उसकी इंफॉर्मेशन आरओसी और सेबी को नहीं दी गई, ये सारी कलई खुलेगी और 2-3 साल के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट्स भारत की जो न्याय प्रक्रिया है, हमारी जो जांच एजेंसीज हैं, उनको ये सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। और भारत की प्रतिष्ठा, जो हमेशा से एक बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था और जांच एजेंसीज और सेबी की क्रेडिबिलिटी हमारे देश में बहुत ज्यादा थी, मुझे ऐसा लगता है उसको धूमिल कर दिया गया है और भारत की प्रतिष्ठा के साथ साथ सेबी आरओसी की प्रतिष्ठा को भी गिरा दिया गया है। जी, सेबी, आरओसी, भारत की इकोनॉमी, इन सब तमाम मसलों पे बात हम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार, कई किताबों के लेखक, आर्थिक जानकार पुरंजय गुहा ठाकुरता साहब। आपका स्वागत करता हूं पुरंजय गुहा ठाकुरता साहब, और आपसे सीधा समझना चाहता हूं, ये अभी अभी खबर आई, मीडिया पार्ट की खबर है फ्रांस की, और रफाल डील, रफाल पे तो आप ऑलरेडी बहुत सारे खुलासे कर चुके हैं, किताब लिख चुके हैं, और आपसे समझना ज़्यादा बेहतर होगा। जी देखिए, किताब सामने है, फ्लाइंग, थोड़ा इस साइड, जी बिल्कुल, रफाल डील पर फ्लाइंग लाइज। देखिए, किताब बहुत शानदार किताब है पुरंजय दा का, और इनसे समझना चाहते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस जा रहे हैं, चीफ गेस्ट बन के जा रहे हैं फ्रांस डे पे, और उसके बाद, उससे पहले ही जो खुलासा हुआ है, आज ही चौंकाने वाला खुलासा, जिसमें अब भारत में जो जांच एजेंसियां रफाल को लेकर के जांच की हैं, वो भी फ्रांस देखना चाहता है, फ्रांस में जो जांच हो रही है इस पर जरा, क्योंकि मैं जो सवाल कर रहा हूं, हो सकता है सवाल भी उस लायक ना हो जितना आप जानते हैं इस बारे में। जरा बताइए, जरा क्या कुछ हो रहा है, कैसे इस डील को समझा जाए, कैसे इस पूरे मसले को समझा जाए, कैसे इसमें भ्रष्टाचार है, इसको जाना जाए। धन्यवाद आपने आपका कार्यक्रम में राजीव जी आपने बुलाया, और धन्यवाद प्रशांत जी भी हमें बुलाया। देखिए, ये जो घोटाला है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, सबसे उच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दे दिया।
ये भी कहेंगे कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भी क्लीन चिट देगा। मगर इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए जो आरोप है अत्यंत गंभीर है, और आज जिसका जांच चल रहा है फ्रांस, वहां का जो जज है वो अलग तरीका का जज है। वो किसी सरकार में जो भी हो उसके बाद मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसमें जैसे अभी अभी प्रशांत जी ने कहा, 2 राष्ट्रपति का भूमिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। अभी अभी जो है इस वक्त मैक्रोन, जिसके बारे में अभी अभी प्रशांत जी ने कहा, और भूतपूर्व राष्ट्रपति जहां है होलैंड, जिसका पार्टनर जूली गायट का एक फिल्म में भी अनिल अंबानी का कंपनी उनको मदद किया। और जो अभी आए हैं, जो ये मीडिया पार्ट का जो जॉन फिलिपिन जिसका लेख आए हैं, वो लगातार आज भी कुछ सालों से दिखा रहे कि फ्रांस का विदेश मंत्रालय, फ्रांस का राष्ट्र रक्षा मंत्रालय, वो मदद नहीं कर रहे। वहां के जो जज है, जो जांच कर रहे हैं, उसको एकदम मदद नहीं कर रहे। फिर भी वो लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। और इन लोग को, और वहां डेसॉल्ट का जो भूतपूर्व सीईओ है, उसके एरिक ट्रैपियर, उसके घर में भी पहुंच गए, डेसॉल्ट कंपनी का दफ्तर में भी पहुंच गए। उनके साथ सवाल है, और ये बहुत ही गंभीर आरोप है, कि भारतवर्ष में एक व्यक्ति है, उनका नाम है सुषेन मोहन गुप्ता, जिसके खिलाफ सरकार और हमारे ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रहे हैं। एक और केस में अगस्ता वेस्टलैंड का जो हेलीकॉप्टर है, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, इसके ऊपर उनका जांच चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो देखिए, जैसे अभी अभी आपका जो यहां पे आपका पैनल में लोग कह रहे हैं, यहां का हमारे देश के सरकार कहेंगे बस इसमें तो घोटाला है ही नहीं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच में, और वहां का फ्रांस का, वहां का जो प्रोसिक्यूटर है, वहां का जो जज है, उनका काम लगातार चल रहा है। वहां पे भी विवाद चल रहे हैं, वहां पे भी इनका जो संस्था है जो इस विषय के ऊपर जांच कर रहे हैं, अलग अलग लोगों का राय है, मैं सब मान लिया। हमारा किताब अगर आप पढ़ेंगे, इसमें सारे बारीकी से सब कुछ लिखा हुआ है। 2 जज है, वर्जिनी तिलमाउथ, पैस्कल गैस्टीमिन। उन्होंने वहां के जो भ्रष्टाचार विरोधी एंटी करप्शन विंग है, जो पुलिस है, उनको बोला कि तुम छापा लगाओ, जांच करो। तो देखिए, ये अभी मीडिया पार्ट ने ये निकाला, ये जो नया रिपोर्ट, एक रिपोर्ट जनवरी में आया है, अभी अभी एक आए हैं, शायद और भी रिपोर्ट आने वाले हैं 14 तारीख जुलाई महीना में, जब नरेंद्र मोदी जी फ्रांस जाएंगे, वहां के बेस्टिल डे का जो एक मिलिट्री परेड है वहां। तो मेरा कहना है कि हमारे देश में लोग कुछ भी कहते, ये घोटाला के ऊपर जांच अभी भी जारी है। हमारे देश में जारी नहीं है, मगर फ्रांस में चल रहा है। ये जांच कब खत्म होगा, क्या कहेंगे इन लोग, ये बहुत ही मैं कह रहा हूं, ये कहानी खत्म नहीं हुआ। और देखिए, आप जो ये 2005 का जो ये टैक्स के बाद इन्होंने किया, लगभग 1000 करोड़ वहां के फ्रांस के अधिकारी ने रिलायंस फ्लैग अटलांटिक फ्रांस से मांगा, और उन्होंने चिट्ठी लिखा वहां का सरकार में कि हम इतना पैसा नहीं देंगे। 1000 करोड़ के जगह वो बोल रहे हैं हम 50 करोड़ देंगे, 49 करोड़ देंगे। सबसे आश्चर्य बात है कि मान लिया। तो ये बहुत ही आश्चर्य है कि वहां के सरकार, वहां के जो राजनेता है, और हमारे देश का भी राजनेता जो है, सवाल ये है इन दोनों के बीच क्या गठबंधन था, और ये गठबंधन के साथ साथ हमारे अनिल अंबानी जी का क्या भूमिका था। अनिल अंबानी का वकील लंदन में बोला हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, आई एम बैंकरप्ट,
हम मेरा बीबी हमारा बेटे से दुधार लेके हमारा चल रहे हैं, मगर वहां का जज इनका बात माना नहीं। ये दूसरी एक और मामला है, ये कोई चीनी बैंक के साथ। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, समय बताएंगे कि यहाँ पे कहाँ तक ये फ्रांस में ये जांच आगे बढ़ेगा कि नहीं। और अभी ये मुद्दा अभी भी ज्वलंता है, और मैं वहाँ के मीडिया, तो हमारे देश का मीडिया की तरह नहीं है। हमारे देश के मीडिया 90% मीडिया हमारे लोग माध्यम है, सिर्फ सरकार का गुणगान करते हैं। फ्रांस में ऐसा नहीं है। तो जब मोदी जी जाएंगे वहां का अखबार में बहुत कुछ आ जाएगा, और आने वाले 2-4 दिन में सबको मालूम पड़ेगा क्या आएगा या नहीं आएगा। परंजादा, एक सवाल इससे एक और पूछना चाहता हूं कि क्या फ्रांस में जो थोड़ा परंजादा को ले आइए स्क्रीन पे। हाँ, सुन रहे होंगे। मेरा सवाल यही है कि फ्रांस में जो अभी जांच चल रही है, क्या इसका असर भारत में भी पड़ सकता है? क्या भारत में फिर से जांच शुरू हो सकती है? ऐसे बहुत सारे सवाल भारत के लोग जो हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि फ्रांस में ठीक है, और आप पहले भी कह रहे थे कि वो तो फ्रांस में चल रहा है, उसका हिंदुस्तान से लेना देना क्या, लेकिन क्या इसका असर हिंदुस्तान पर पड़ सकता है? क्या हिंदुस्तान में फिर से जांच शुरू हो सकती है? उस आधार पे आने वाले समय में इतना प्रेशर बन सकता है क्या? जरा परंजदा को फिर से लेके आइए स्क्रीन पे। जी ठीक है, तब तक आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास। मीनू जी अभी सुन रही थी परंजदा, आते हैं और हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डे आज का, कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जाने वाले हैं, दूसरी तरफ फ्रांस से जो खबर आ रही है, और जो डील होने वाला फिर से राफेल पे, उसी डील को लेकर पिछला जो जिन्न है वो बाहर बार बार निकल के आ जाता है और पूछता है, आका अब क्या, आगे क्या? तो यहाँ पे आगे क्या जो है वो बहुत खतरनाक है। हो सकता है कि चुनाव आते आते ये और भी आगे बढ़े। तो जरा आपका नजरिया इस पे। जी राजीव जी, मैं प्रंजय गुहा अभी शायद दोबारा वापस आएंगे। मेरा सवाल उनसे ये रहेगा, आप मेरे बिहाफ पे पूछिएगा कि जो मोदी जी जा रहे हैं अभी, और वहां राफेल के ऊपर एक डेवलपमेंट नया हो गया है, बहुत एक्सप्लोसिव है डेवलपमेंट भी, तो क्या जो नई खरीद कर रहे हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा, या उसको पोस्टपोन करेंगे, या नहीं जाएंगे आगे? क्या होगा इसके ऊपर? क्योंकि अगर बगैर खरीदे वापस आ गए तो मोदी जी का तो बिल्कुल अहंकार बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा। ये मेरा एक सवाल है कि इसका होगा क्या, जो नया खरीद की जो लिस्ट लेके जा रहे हैं वो जो उनकी बकेट लिस्ट है उसका क्या होगा? दूसरा मेरा ये कहना है कि ये संयोग है या कुछ और है। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां की संसद को संबोधित करते हैं, और वहां पे उसी शाम को, जहां से वो संबोधित करके निकलते हैं, उसी शाम को गुजरात राइट्स के ऊपर फिल्म दिखाई जाती है, उसी संसद की एक एनेक्से में। वहां पे मोदी जी अमेरिका जाते हैं, वहां पे अमेरिका में जिधर मोदी जी कांग्रेस को, वहां की संसद को संबोधित कर रहे हैं, और इधर वहां के भूतपूर्व राष्ट्रपति ओबामा वो एक इंटरव्यू के दौरान एक बहुत बड़े टीवी चैनल को, वहां के बहुत बड़े रेप्यूटेड टीवी चैनल को बताते हैं कि पूछते हैं वो, और वो कह रहे हैं कि इंडिया में माइनॉरिटी के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, उसको ठीक किया जाना चाहिए, अदरवाइज भारत को इसके नुकसान पहुंच सकता है, वो ये कह रहे हैं। और मोदी जी उधर संसद संबोधित कर रहे हैं। और तीसरा ये हुआ, आज जो लेटेस्ट एक कल परसों से डेवलपमेंट हुआ है जिसके बारे में चल रहा है कि सेमीकंडक्टर्स का जो फॉक्सकॉन वेदांता का जो डील था, वो जो फैक्ट्री लगनी थी, उसका जो प्लांट लगना था गुजरात में, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो इतने सारे एक के ऊपर एक झटके जो लग रहे हैं मोदी जी को, इंटरनेशनल झटके, ऐसा नहीं है कि कोई ये मामूली बातें नहीं है ये, क्योंकि हमारे मीडिया ने इनको सब चीजों को एक बिल्कुल लोहे के दरवाजे के पीछे छुपा दिया है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें लोगों के दिमाग में सवाल नहीं उठ रहे हैं, हमारे जैसे लोगों के दिमाग में वो सवाल उठ रहे हैं। तो मेरा ये जानना है कि इतनी सारी जो बातें होती हैं, मोदी जी जहां जा रहे हैं आज, इंटरनेशनल ट्रिप्स जहां भी कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे एक तरफ तो यहाँ की मीडिया नाच रही है कि डंका बज रहा है विश्व गुरु का दुनिया में, और वहीं वो जहां पे डंका बज रहा है वहीं के जो सरकारें हैं उनकी तरफ से कुछ इस तरह की बातें होती है। एक तरफ से मोदी जी का आरती उतार रहे हैं और दूसरी तरफ से उनके कमर पे एक धौल जमा देते हैं, मुक्का मार देते हैं।
तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है। मतलब आप खुश होते रहिए कि भाई हमें ये सम्मान मिल रहा है, हमें ये आदर मिल रहा है, बट ये जो डेवलपमेंट्स हुए इससे पहले कभी नहीं हुआ। मोदी जी की ट्रिप्स में हमेशा गए और गा बजा के वहां से वापस आ गए, लेकिन इस बार अब ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें एक चीज और जो आपके भी हेडलाइन चल रही है, जो यूरोपियन यूनियन में मणिपुर वायलेंस के ऊपर वहां रेजोल्यूशन पास करने की बात हो रही है। कितनी शेमफुल बात है कि आप अपने राज्य को, एक छोटा सा राज्य, उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, वहां पे एथनिक वायलेंस हो रही है और आप क्योंकि चुप है उसके ऊपर, आप उसको रोकने में असमर्थ है। तो यूरोपियन यूनियन 27 देशों की जहां प्रतिनिधित्व है, यूरोप के 27 देश उसके मेंबर्स हैं, वहां पे आपके बारे में इससे सवाल पूछा जाएगा कि भी ह्यूमन राइट्स का ये हाल क्यों है, वहां डेमोक्रेसी का, वहां रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं है। तो मतलब मुझे तो लगता नहीं कि मोदी जी को इस शर्म के साथ जाना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि अभिनेता बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग के महारथी हैं, तो वो ऐसा पोज करते हैं, प्रिटेंड करने में बड़े माहिर है कि सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ये मणिपुर वाले ये जो रेजोल्यूशन पास होगा उसका क्या जवाब दिया जाता है यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा या यहाँ की सरकार के द्वारा। लेट्स सी। लेकिन बड़ी शर्मनाक डेवलपमेंट्स हैं, और जो ये नया राफेल का डेवलपमेंट है, ये तो बताता है कि चौकीदार कुछ तो है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जुड़े हुए हैं परंजय गुहा ठाकुरता, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। उनका कैमरा थोड़ा ऑफ है, वो वीडियो ऑफ है, जरा लेके आता। जी जी, बिल्कुल आ गए। परंजय दा, आपसे समझना चाहता हूं जरा, हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ गए। प्रेम कुमार जी, आपका भी स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और परंजय दा, क्या भारत में भी इसका असर पड़ सकता है? क्या जांच भारत में दोबारा शुरू हो सकती है? ऐसे सवाल हैं। हालांकि जांच एजेंसियां इस बारे में सब कुछ क्लोज कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी जब फ्रांस से प्रेशर पड़ेगा तो क्या यहां भारत में फिर से रफाल का जिन जो है वो बाहर निकलेगा? क्या ऐसा लगता है? देखिए, हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे देश में जितने सारे संस्थाएं हैं जो जांच करने वाले हैं, और जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, और सबसे बड़ा बात है कि हमारे देश के सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने तो इनको क्लीन चिट दे दिया। उसके बाद एक रिव्यू पिटिशन दिया। रिव्यू पिटिशन में एक जज वहां पे उन्होंने साफ कह दिया, ये बाकी लोग माने नहीं, बेंच में जो खंडपीठ में थे बाकी लोग नहीं माना, मगर जज साहब साफ बोल दिया, अगर सीबीआई चाहते हैं दोबारा जांच हो सकता है, मगर जिस तरह से कानून सरकार बदल दिया, यही सरकार, मोदी जी का सरकार, तो सरकार का अनुमति जरूरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं तो समझता हूं कि मोदी जी का सरकार ये मानेंगे नहीं। फ्रांस से लोग कुछ भी कह सकते हैं, आप न्यूज पॉइंट कुछ भी कह सकते हैं, प्रशांत टंडन कुछ भी कह सकते हैं, राजीव श्रीवास्तव कुछ भी कह सकते हैं, सब लोग कुछ भी कह सकते हैं, मगर सरकार हम लोग का बात मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो मोटा किताब है 500 पन्ने का किताब है, ठीक है जी, अभी हिंदी में आ रहे हैं, अभी मराठी में भी आ रही है ये किताब, आप पढ़ दीजिए। आपका जो पाठक है, आपका जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं सारे लोगों को कि आप एक बार पढ़ लीजिए। आज भी उसमें एक शब्द भी किसी ने नहीं कहा कि ये गलत है। हम सारे लोगों का जो दृष्टिकोण है, जो विचारधारा है, सब डाला और पाठक को बोला आप खुद पढ़ के बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट का राय ठीक था, सीएजी जो कहा ठीक कहा। देखिए, जो उस समय जो सीएजी था वो मेरा क्लासमेट है, राजीव मेरिशी। मैं उनको बोला, राजीव मेरिशी, आप जिस तरह से ये राय दिया सीएजी, मैं नहीं समझता हूं कि सीएजी जैसे एक संवैधानिक संस्था है, इसका छवि उज्जवल हो गया। ऑपोजिट हुआ, एब्सोल्युटली ऑपोजिट। ही हैज नॉट इंप्रूव्ड और एनहांस्ड द इमेज ऑफ द सीएजी। देखिए, ये कानून
कब खत्म होगा, कब नहीं खत्म होगा, हमें मालूम नहीं। हमने इस किताब में लिखा है कि दिस इज इंडियाज बिगेस्ट डिफेंस स्कैंडल। भारतवर्ष का जो सेना है, हमारे देश का वायुसेना जो है, सबसे बड़ा घोटाला ये है। बोफोर्स इसके पास आसपास कुछ नहीं है, एक बहुत ही कम, मगर उस समय तो अलग था, मगर उसके बाद ठीक है मान लिया मुद्रास्फीति, फिर भी मगर जो हमारे सामने जो सूचना है बहुत आश्चर्य है। आप बोलिए कौन सरकार, आपने एक कर का आपने डिमांड रखा, आपने मांग रखा, वो घट के 5% आप ले रहे, आप 1000 करोड़ मांग रहे और फिर आप ले रहे इसके 5% या 6%। तो इसमें बहुत कुछ हो रहा है इसे। और जो बात यह है कि ये फ्रांस में भी है और हमारे देश में। देखिए सरकार बदल जाता है, फ्रांस में भी अत्यंत अस्थिरता चल रहा है। आप जानते हैं फ्रांस में क्या हो रहा है, वहां पे राइट हो रहे, वहां के जो बहुत सारे लोग, एक पुलिस ने एक अल्प उम्र का एक युवा का हत्या के बाद एकदम आग जल गया पूरा फ्रांस में। तो देखिए राजनीति कैसे बदल जाएगा। हमारे देश में अभी 8 महीना में आम चुनाव आने वाले हैं, तो देखिए भविष्यवाणी करना मुश्किल है। मगर आपका सवाल ये है कि जब तक ये सरकार है दिल्ली में, मैं नहीं समझता हूं कि इन लोग जांच को आगे बढ़ाएंगे या जो फ्रांस से उनसे सवाल उठाए इनके साथ कोऑपरेट करेंगे। कारण बहुत साफ है ना, आप तो आरोप तो आप ही के खिलाफ है। बिल्कुल, ये किताब में लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भूमिका। राष्ट्रीय हमारे जो सलाहकार है, सुरक्षा राष्ट्रीय सलाहकार जो अजीत डोभाल जी, राष्ट्रीय सुरक्षा जो सलाहकार है, सबके भूमिका लिखा हुआ है। अनिल अंबानी जी का कंपनियों का, सुप्रीम कोर्ट का, सीएजी का, और ये जैसे ठेकेदार है सुषेण गुप्ता। आप प्लेन का ऐसे छोटे छोटे रेप्लिका बना रहे और इसके लिए कितने पैसा मिल रहे, सब कुछ आज सब कुछ सार्वजनिक है। हमारे देश में नहीं हो रहे, पता नहीं फ्रांस में क्या होगा। आप भूलिए मत, ये बोफोर्स घोटाला का मामला कहां से शुरू हुई थी? स्वीडन से शुरू हुई थी, वहां के एक रेडियो स्टेशन ने बताया। तो अब देखिए ये मीडिया पार्ट लगातार एक्सपोज कर रहे हैं जो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा फ्रांस के प्रोसिक्यूशन को, प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर, वहां का जज के ऊपर, सिर्फ समय बताएंगे। सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी जब वहां जाएंगे, पेरिस जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, वहां के सारे अखबार उसका गुणगान नहीं करेंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और ये सिर्फ राफेल का घोटाला नहीं, अभी जैसे मीनू जी ने कहा, मणिपुर का जो घटना हो रहा है, भारतवर्ष में जो मानवाधिकार के जो अभी जो परिवेश है, तो इस विषय के ऊपर, हाँ पता नहीं वहां पे मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि नहीं। अमेरिका में तो एक सवाल उठाया था, एक पत्रकार को एक सवाल उठाने का मौका मिला, पता नहीं फ्रांस में ऐसा होगा कि नहीं। मेरा लग रहा है शायद नहीं होगा। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अजय, आप प्रशांत टंडन जी कुछ पूछना या जोड़ना चाहते हैं? जी प्रशांत जी। कि जो दर्शक देर में जुड़े हमारे साथ, उनको बता दें कि आज की खबर क्या है राफेल के बारे में। आज की खबर ये है कि अनिल अंबानी की एक चिट्ठी सामने आई है, जिसमें उस वक्त के इकोनॉमी मिनिस्टर, जो अब फ्रांस के राष्ट्रपति भी हैं, मैक्रोन, उनका नाम है। उनको चिट्ठी लिखी गई है, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें टैक्स की छूट की मांग की गई है। चिट्ठी में मोदी जी का हवाला है। चिट्ठी में उस वक़्त फ्रांस में भारत के राजदूत अरुण सिंह का भी को सीसी है वो चिट्ठी, और फ्रांस के जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनका ये इन्वेस्टिगेशन है। ये चिट्ठी उनके हाथ लगी है और उन्होंने भारत सरकार से पूछा है इस बारे में। फ्रांस में पिछले साल राजीव जी इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो गए थे, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं अपना, क्योंकि
फ्रांस के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनको एक्सेस नहीं दे रही, उनको कागज नहीं दे रही, लेकिन उनकी जांच चल रही, जैसा प्रंजय जी बता रहे थे। वो 10वां कंपनी में जा रहे हैं, वो टैक्स अथॉरिटीज में जा रहे हैं। अब अगर टैक्स अथॉरिटीज के हवाले से चिट्ठी ये सामने आई है तो टैक्स अथॉरिटीज ये भी पता कर लेंगी वहां पे किसके दबाव में ये छूट मिली थी, और ये छूट कोई छोटी मोटी छूट नहीं है, ये 144 मिलियन यूरो की छूट है जी। तो कोई बड़ा दबाव जरूर होगा। राजीव जी जी बिल्कुल, कोई बड़ा दबाव होगा और साफ दिखाई दे रहा है राफेल डील। और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं फ्रांस, और फिर से इसी 10वां कंपनी के साथ में जिनका ब्रांड है राफेल, और उसकी डील फिर से होने जा रही है। और इस बार कहा जा रहा है कि 90,000 करोड़ रुपए की डील है, छोटी मोटी डील नहीं है। लेकिन इस डील से पहले जो कुछ सामने आया है, क्या इस डील पर उसका प्रभाव पड़ेगा? जरा एक बार फिर से परंजय दा आपके पास आना चाहता हूं, फिर तमाम साथियों आपके पास भी आता हूं। परंजय दा, क्या इस खुलासे के बाद इस डील पर प्रभाव पड़ते हुए देख रहे हैं, या कुछ हो सकता है? डिस्कनेक्ट हो गए हैं, खैर कनेक्शन नहीं है। आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास। बहुत कुछ आप सुन रहे हैं शुरुआत से ही, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि जो कुछ राफेल का मामला है, और कहा जा रहा था कि ऐसे बहुत सारे मामले जो आने वाले समय में आ गए, परंजय दा आपसे ही, क्या ये जो राफेल डील है, इस डील पर जो आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो नई डील होने वाली है, उस डील पर प्रभाव पड़ सकता है क्या? उस पर कोई असर पड़ सकता है क्या मीडिया पार्ट के इस खुलासे के बाद? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है, सचमुच मुझे मालूम नहीं है, इसके ऊपर मैं कुछ भविष्यवाणी नहीं करना चाहता हूं। मगर जो पहले घोटाला हुई है, मैं समझ रहा हूं कि इस बार वो सतर्क होंगे, भारत सरकार सतर्क रहेंगी। तो देखिए, समय बताएंगे। इस विषय के ऊपर बहुत मुश्किल है भविष्यवाणी करना। जी, एक सवाल और, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे, अब फ्रांस जा रहे हैं, और लगातार प्रधानमंत्री बाहर की जो छवि है ये बनाने की कोशिश होती है। क्या अभी लग रहा है परंजय दा कि इसके बाद, फ्रांस के बाद, इस डील के बाद, और भारत में चूंकि अभी आप कह भी रहे थे कि 8 महीने बाद आम चुनाव हैं, उससे पहले कई राज्यों के चुनाव भी हैं, और यहाँ पर भारत में जो एक विश्व गुरु बनाने की जो कोशिश हो रही है, उस पर भी कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि उस पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे? राजीव जी, बिल्कुल पड़ेंगे, और अभी भी पड़ा है। देखिए, मोदी जी कहने चाहते हैं कि एनआरआईज तो उनको बहुत पसंद करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि सारे एनआरआईज उनको पसंद करते हैं। ठीक है, एनआरआईज कितने लोग हमारे देश में आके वोट देंगे वो अलग बात है, मगर ये जो उन्होंने बार बार विश्व गुरु का बात करते रहते हैं, ये कहने क्या बात है? देखिए, भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था क्या है आज, क्या हमारे देश का जो बेरोजगारी का क्या स्थिति है, हमारे देश का जो मुद्रास्फीति क्या हो रहा है, हमारे देश में आज भी सरकार 80 करोड़ से 84 करोड़ लोगों को मुफ्त में गेहूं, चावल, चने की दाल देना पड़ रहा है। हमारे देश में जिस तरह से एक असमानता आए हैं, आम आदमी, गरीब और अंबानी अडानी जो सबसे अमीर व्यक्ति के बीच जो एक असंतुलन है, एक दुराई है, एक असमानता है, यह मैं समझता हूं भारतवर्ष के इतिहास में इतना पहले कभी नहीं, और राजा महाराजा का समय भी इतना नहीं था। और अंतरराष्ट्रीय जितने सारे अर्थशास्त्री वही कह रहे हैं कि एक समय ब्राजील का नाम हो रहे थे, अमेरिका का बात होता है, साउथ अफ्रीका का बात होता है, रशिया का बात होता है, मगर आज भारतवर्ष असमानता के में एकदम सबसे एक नंबर में पहुंच गए। तो देखिए, आप कुछ भी कहिए, एक पुराना कहावत है ना, आप एक बात बार बार कहेंगे, कुछ तो लोग आपका बात तो विश्वास करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है सब लोग आपका बात विश्वास करेंगे। तो एक पुराने कहावत है, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम and you can fool some of the people
all the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. जी तो हमारे देश का जो वास्तव है, अंतर्राष्ट्रीय बाकी देशों में और सब लोग जो समझदार है वो समझते हैं, हमारे देश में भी समझते हैं और विदेश में भी समझते हैं। तो ये जो जितने सारे अभी जो हो रहा है, मणिपुर, अभी तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ठीक है, छोटा सा एक राज्य है, जिस तरह से वहां पे लोगों का हत्या किया गया। ठीक है, मोदी जी आप वंदे भारत एक के बाद आप नया रेलगाड़ी शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं। बालेश्वर में एक दुर्घटना हुआ है, आप जानते हैं क्या? तो देखिए, हमारे देश के जो लोग जो मुख्य धारा में जो अखबारें हैं, जो लोक माध्यम है, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आपका चैनल के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं प्रशांत जी जैसे पत्रकार हैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं। तो गोदी मीडिया तो सिर्फ सरकार का गुणगान करते हैं, मतलब अभी भी एक छोटा सा हिस्सा बाकी है ना। आप इंटरनेट के ऊपर बहुत नियंत्रण करने चाहते हैं, मगर जो गोदी मीडिया से बाहर है, जिसमें न्यूज पॉइंट भी है, उनका बात भी लोग सुनते हैं, समझते हैं। आपको सरकारी विज्ञापन नहीं मिलेगा, आप ज्यादा बात करेंगे तो आयकर विभाग आपका दफ्तर में कल पहुंच सकते हैं, जैसे बीबीसी का दफ्तर में पहुंच गए थे, जैसे दैनिक भास्कर के दफ्तर में पहुंच गए थे, न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री। देखिए, ये सरकार, जो भी सरकार में रहते हैं, जो भी सत्ते में रहते हैं, उनके पास तो सहनशीलता इतना नहीं रहता है। मगर ये सरकार असहनशील सिर्फ नहीं है, बदला लेने का, वो बदला लेते हैं लोग, वो बदला लेने का मनसा है, वेंजफुल, दे आर वेंजफुल। इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परंजय दा आपका कि आपने समय निकाला, आपका बहुमूल्य समय मिला। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मसले पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं और हम लोग इस बारे में, खासकर जो फ्रांस की यात्रा है, इस बारे में और भी बात आने वाले समय में करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में, और ख़ासकर रफ़ाल डील को लेकर के आगे क्या कुछ है। जैसा बता रहे थे अभी परंजय गुहा ठाकुर था हमारे साथ कि जो आगे होने वाला है, इसमें कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में मोदी सरकार ज़रूर रहेगी। जो कुछ पहले हुआ, जैसी डीलिंग हुई और अभी के डील में फ़र्क इतना रहेगा कि अब सरकार अलर्ट हो गई है। लेकिन क्या जांच हिंदुस्तान में भी फिर से शुरुआत इसकी हो सकती, क्या दोबारा जांच हो सकती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 8 महीने अभी इस सरकार को रहना है और इस सरकार से ये उम्मीद करना, अभी तो आप नहीं कर सकते उम्मीद, वक्त बताएगा क्या कुछ होने जा रहा है। आना चाहता हूँ प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास। प्रमोद जी, सवाल बहुत कुछ हैं, अब चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। हम थोड़ा फ्रांस की बात कर रहे थे, थोड़ा अब इधर की भी बात करें। और इधर एक सबसे बड़ी बात चल रही है कि सोनिया गांधी पहुंच रही हैं 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में, और वहां पर वो डिनर डिप्लोमेसी करने वाली है, डिनर पार्टी कर रही हैं, रात को बुला रही हैं। तमाम 24 दल अब वहाँ कहा जा रहा है कि इकट्ठा हो रहे हैं, और 7 नए दल हैं, 17 दल तो पहले थे ही। यहाँ से आप देश की सियासत को किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि 18 तारीख को इधर दिल्ली में एनडीए की भी बैठक हो रही है। थोड़ी बहुत जानकारी इस पर हम चर्चा कल भी कर चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए आपसे समझते हैं कि जो अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा को देख रहे हैं, रफाल डील को देख रहे हैं, उसमें उनके ऊपर जो चुनौतियाँ आ रही हैं, जो तलवार लटक रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन साथ साथ विपक्षी दल की जो एकता है, उसको कैसे देखा जाए? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए प्रमोद जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नहीं सुन पा रहे हैं, अच्छा उनको बताइए फिर। अनम्यूट कीजिए प्रमोद जी, अनम्यूट। अच्छा प्रमोद जी को बताइए जरा, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं तब तक, जब तक प्रमोद जी दोबारा जुड़ते हैं, अनम्यूट करते हैं। लेकिन प्रेम कुमार जी, कैसे देखा जाए सब कुछ? आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे अभी, चाहे वो फ्रांस की बात हो, चाहे हिंदुस्तान की बात हो। कहाँ देखते हैं आप सरकार को, कहाँ देखते हैं विपक्ष को?
देखिए 2024 से पहले गोलबंदी है, राजनीतिक रूप से एनडीए की तरफ भी है और विपक्ष की तरफ भी है, और सारा कुछ उसी हिसाब से हो रहा है। फ्रांस की चर्चा आपने जरूर की, महत्वपूर्ण विषय है। रफाल की चर्चा हुई, लेकिन हम लोगों ने देखा है अतीत में भी, ऐसा नहीं कि रफाल में पोटेंशियल नहीं था, भ्रष्टाचार का वो मुद्दा है, लेकिन फिर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई माने क्लीन चिट दे दिया, और क्लीन चिट भी इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो एक बंद इन्वेलप में कुछ जो सरकार ने दावे किए उस आधार पर दे दिया था, और उस बंद इन्वेलप में गलत तथ्य रखे गए थे कि आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे पीएससी के प्रमुख थे, उन्होंने कहा था हमारी जानकारी में लाई ही नहीं गई है, और ये बात उसमें उल्लेख है। तो जो बंद लिफाफे में जिन तथ्यों के आधार पर क्लीन चिट दी गई वो तथ्य ही गलत थे, लेकिन फिर कभी भी दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को करेक्ट नहीं किया, ये बात है। इसके अलावा ये तो खुला बात है ना कि जो राफेल जिस कीमत पर खरीदा जाना था उससे कई गुना ज्यादा 526 करोड़ से के बजाय 1650 करोड़ के करीब में वो राफेल खरीदे गए। जितने संख्या में खरीदा जाना था उससे कम संख्या में खरीदी गई, तो हमारी रक्षा जरूरतें पूरी नहीं हुई। जो वायुसेना और ये सेना के जो तरफ से जो सजेशंस थे उस सजेशंस को लिया ही नहीं गया, ये सारी चीजें थी। इसके बाद अंबानी का नाम जिस तरीके से आया, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था राफेल बनाने का, वो सारी बातें रहते हुए भी ये मुद्दा जांच का विषय नहीं बना, जेपीसी गठित नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं सुना गया, और राजनीतिक रूप से भी ये बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। तो यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज भी लोग ये कहते हैं कि क्या राफेल मुद्दा बना करके जनता का विश्वास, जनता का समर्थन कांग्रेस को मिलेगा, ये पूछते हैं। और उसका आधार ये होता है कि जनता को आपने दिया क्या, जनता को इससे नुकसान क्या, राफेल मुद्दे से डायरेक्ट जनता को क्या नुकसान हो रहा है। इस तरह के तथ्य रख करके बात कही जाती है कि भाई 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, वो ज्यादा असर करेगा कि वो राफेल मुद्दा असर करेगा जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव दिख नहीं रहा है। ये आम लोग, विद्वान लोग ऐसे तर्क रखते हैं, लेकिन किसी समय कोई सरकार हमारी भ्रष्ट है, इस बात से ही देश की जनता पर फर्क पड़ता था, सरकारें हिलती थी। क्यों? मैं ये नहीं मानता हूं कि उस समय जनता की क्वालिटी अच्छी थी, आज जनता की क्वालिटी खराब हो गई। मैं ये मानता हूं कि तब विपक्ष में रहने वाले नेताओं की क्वालिटी बेटर थी, जो बात समझा पाते थे, और आज हमारा विपक्ष जो है इस मुद्दे को समझा नहीं पा रहा है। जनता के बीच हो सकता है मतांतर हो सकता है, आप हमसे असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक मुद्दा है। मगर राजनीतिक रूप से देखें, सरकार ने एक के बाद एक जितने भी फैसले किए हैं वो प्रो पीपल फैसले नहीं किए हैं, जनता के खिलाफ फैसले किए हैं, लोकतंत्र के खिलाफ फैसले किए हैं, अपनी ही जनता के खिलाफ पेगासस की डील की है। पेगासस की डील रक्षा सौदे में मिला करके की गई है। रक्षा सौदे में अपने देश की नागरिक के खिलाफ तो समझो कोई भी डील नहीं हो सकती ना, रक्षा सौदा हमेशा विदेश से खतरे को लेकर के डील होती है। तो अपने देश की जनता के खिलाफ में आप रक्षा सौदा कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। लेकिन वो भी हुआ, उसकी भी कोई जांच नहीं हुई। भ्रष्टाचार के एक से एक मामले आए, कभी सामने हुआ ही नहीं। अब ब्रजभूषण शरण सिंह का भी मामला है कि किस तरीके से सरकार उसके प्रोटेक्शन में आई। मणिपुर का मामला है कि किस तरीके से सरकार संवेदनहीन बनी हुई है, और इस तरीके के फेहरिस्त है जिसमें कि जनता के प्रति संवेदना सरकार में नहीं दिखती है। लेकिन इसके विरोध में जो गोलबंदी, जो आंदोलन होना चाहिए, वो आंदोलन की कमी है। विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन ये एकजुटता के साथ जनता के सरोकार छोड़े नहीं जा सकती। आज का दिन इंपॉर्टेंट है कि आज पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक मौन व्रत रखा, और राहुल गांधी को जो सजा हुई है उसके विरुद्ध ये ऐसे आंदोलनों की जरूरत है, क्योंकि गलत के साथ गलत को गलत बोलने के लिए जनता का समर्थन हासिल करने का एक्शन देखना चाहिए।
भाई मणिपुर में तो लगातार बोले जा रहे हैं, हम लगातार बोले, लेकिन मणिपुर की जनता के साथ एकजुटता दिखलाने के लिए देश की शेष मणिपुर की जनता ने किया क्या है, ये सीधा सवाल है। भाई सत्ताधारी दल से भी सवाल है, देश के तमाम राजनीतिक दलों से सवाल है कि हम केवल मणिपुर की जनता के बारे में बोल रहे हैं, सरकार की असंवेदनशीलता बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां गए, इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ा कदम था राहुल गांधी का मणिपुर में जाना। हम समझते हैं कि इस पूरे दौर में जो आंदोलन, किसी आंदोलन से भी बड़ा इम्पैक्ट है, इसका भी उल्लेख करना जरूरी है। तो इसके बीच में जो विपक्ष की एकता की कोशिशें हो रही हैं, इससे जो सत्ताधारी दल में बेचैनी है, वो बेचैनी दिख रही है। आप देखिए मंत्रिपरिषद का विस्तार लगातार टलता जा रहा है, मोदी मंत्रिपरिषद का क्यों टलता जा रहा है? इसके कारण एनडीए में छिपे हुए हैं, कर नहीं पा रही है मोदी सरकार अपनी मंत्रिपरिषद। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपका, एक्चुअली वीडियो उतनी देर से बिना वीडियो के हम आपको सुन रहे हैं, थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। जब वीडियो दोबारा आ जाता है फिर से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहां रख रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा की, आप बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल, मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें यहाँ आप रख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा अपने साइड से कि जरा आपके वीडियो को देखें, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आ रहा वीडियो। और इस बीच सीधा आना चाहता हूं प्रमोद कुमार जी के पास में। प्रमोद जी, अब शायद आवाज आपकी भी आ रही होगी, ये तो आपकी आवाज आ रही है जी। तो प्रमोद जी, सीधा सवाल आपके पास, और आप बोलना शुरू किए थे, प्लीज अपनी बात रखिए। मैं राजीव जी कहना चाहता हूं कि हमारा देश रामलीला को ज्यादा देखकर प्रसन्न होता है बजाय रामायण पढ़ने की। फ्रांस में भी वही रामलीला दिखेगी। राम से मतलब नहीं है, लीला से ज्यादा मतलब है, और जो लीला दिखेगी उसको हमारा मीडिया दिखाएगा। जो बात आप कह रहे हैं कि फ्रांस में जांच चल रही है, फ्रांस ने ब्यौरा मांगा है, फ्रांस के दो राष्ट्रपति इस डील में इन्वॉल्व हैं, ये सब भारतीय मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। दो बातें कहना चाहता हूं। एक बात यह कि, और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर फ्रांस के जांच अधिकारियों ने भारत से जांच की रिपोर्ट मांगी है तो वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह हमारा आंतरिक मामला है। जैसे हम बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को जांच रिपोर्ट दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया था, उसी तरह हम फ्रांस को ना दें तो फ्रांस का कोर्ट हमारा क्या कर लेगा। दूसरी बात, यह सरकार वो सरकार थी, वो सरकार है जिसने अपने सीबीआई निदेशक के कार्यालय में सीबीआई के जरिए ही छापा मरवाया था इसी राफेल को लेकर। हिंदुस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और यह संभव हुआ, लेकिन फिर भी हम इसको मुद्दा नहीं बना पाए। रही बात अब प्रधानमंत्री के दौरे की फ्रांस में, तो दो बातें बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी चाहिए कि उन्हें बॉस बनना पसंद है। मैंने पिछले बार अमेरिका यात्रा के पहले भी कहा था कि हम अच्छे क्रेता नहीं हैं, हम बाजार में वो क्रेता हैं जो विक्रेता के शर्तों पर माल खरीदता है, अपनी शर्तें नहीं लगाता कि हम माल इस शर्त पर खरीदेंगे। बड़े अजीब सी बात इसलिए लग रही है मुझे यह कि यह जानबूझकर उठाया गया मुद्दा है ताकि फ्रांस हमें अपनी दरों पर, अपनी शर्तों पर फिर से राफेल बेच सके, ताकि हम उस जाल में फंसे रहें कि राफेल की जांच हो रही है और उस जांच को हमको फ्रांस में रुकवाना है तो हमको उसकी सरकार का सहयोग करना पड़ेगा, वो जैसा बोल रही है वैसा खरीदना पड़ेगा। मुझे तो यही लगता है कि इस कॉन्स्पिरेंसी में फ्रांस, अमेरिका जैसे जो देश हैं, ये जो विकसित देश हैं, इनके लिए सौदेबाजी और इकोनॉमी सबसे महत्वपूर्ण है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत में मोदी जी इसके बाद चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि हमारा माल किस शर्त पे बिकेगा और हमको उसका पैसा कितना मिलेगा। मुझे लगता है ये जिन्न को इसीलिए बाहर निकाला गया ताकि प्रधानमंत्री पर दबाव बने और वो बिना किसी शर्त के ये डील साइन कर दें, जैसा कि अमेरिका में उन्होंने किया।
तीसरी बात यह लगती है मुझे कि अमेरिका में तो उन्होंने थोड़ा सा साहस कर लिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे करके, और एक सवाल एक विदेशी और एक सवाल एक देशी पत्रकार उठाएगा। एक विदेशी सवाल उठा, उसके बाद से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग खत्म हो गई। इस बार वो ये जहमत नहीं उठाने वाले, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां क्या पूछा जाएगा, और जो पूछा जाएगा उसका जवाब उनके पास नहीं है। सवाल अब खड़ा ये होता है कि इसका असर भारत की पॉलिटिक्स पर क्या पड़ेगा। भारत की पॉलिटिक्स सारी की सारी राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमने लगी है। वो आदमी जब सांसद था तो उसे कोई पूछता नहीं था, पप्पू कहलाता था। खुद सांसद में उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि भाई साहब मैं हूं, बोलिए क्या करना है। अब जैसे ही वो बाहर हुआ, सारा बीजेपी का तंत्र जो है वो उन पर टूट पड़ा है। बंगाल में हिंसा हो रही है, सवाल राहुल से हो रहा है। बाढ़ कहीं आ रही है, सवाल राहुल से हो रहा है। कोई भी घटना दुर्घटना हो रही है, सवाल राहुल से हो रहा है। राहुल खेत में चला जाता है, उससे परेशानी होती है। राहुल मैकेनिकों के पास चला जाता है, उससे परेशानी होती है। सवाल आपने ये तो तय कर दिया है कि मोदी के मुकाबले अगर कोई आदमी जी जान से खड़ा है और जो मोदी को परास्त कर सकता है वो राहुल गांधी है। ये आपने खुद तय किया है, ये देश की जनता ने अभी तय नहीं किया है। और इस जो आपने तय किया है वो देश की जनता तय करने जा रही है। इसीलिए 17 से बढ़कर 24 हो गए। होना यह चाहिए था कि महाराष्ट्र का डर देख के जहां जहां भी सत्ता में बैठे हैं विपक्षी दल, उनको भय खाना चाहिए था कि कहीं हमारी पार्टी भी टूट ना जाए, हमारा राज्य भी हाथ से निकल ना जाए। लेकिन बजाय भय खाने के सीना जोरी कर रहे हैं। नहीं साहब, हम तो 17 से 24 होने जा रहे हैं, कर लो क्या कर लोगे। जो बात आप एक बात और बता देता हूं, तेजस्वी के मामले में भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस्तीफा मांग रही है कि उनके खिलाफ चार्जशीट हो गई है। ब्रजभूषण के मामले में क्यों नहीं मांगती? उनके खिलाफ भी तो चार्जशीट हो गई है। क्यों नहीं देते वो? क्यों उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते तेजस्वी के सामने कि साहब मेरे साथ चार्जशीट हो गई है, मैं इस्तीफा देता हूं, अब तुम भी दो। ये सारा काम विपक्ष करे। जितने भी आदर्श स्थापित करना है विपक्ष स्थापित करे। भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकार की ये जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। अब आता हूं सोनिया जी पर। सोनिया जी दुनिया की एकमात्र ऐसी नेता हैं, मैं इसलिए उनका बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का पद, मिला हुआ पद ठुकरा दिया था। हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको इतना बड़ा पद मिल रहा हो और उसने ठुकरा दिया हो। मेरे हिसाब से उसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। अगर वो जा रही हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कदम है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा आघात है, क्योंकि वो महिला है जिसने अटल जी को भी परास्त कर दिया था। वो महिला है जिसके अंदर इतना दमखम है कि जिसके पति को बम से उड़ा दिया गया था, जिसके बच्चों को डरा डरा करके पढ़ाना पड़ा, जिसके बच्चों को राजनीति में वो लाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लाया, और इन परिस्थितियों में लाया जबकि वो फौलाद बन गया हो। इसलिए उस महिला का वहां जाना सारे विपक्ष पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि सारा विपक्ष जानता है कि ये एक ऐसी महिला है जो अपने देश के हित के लिए अपने हितों को कुर्बान कर सकती है। और जब ये बात आएगी कि अपने हितों को कुर्बान कर सकने वाला आदमी हमारा नेतृत्व कर रहा है, तो ये निश्चित है कि सबका दामन साफ होगा कि वो ये मानने को तैयार होंगे कि कांग्रेस निश्चल भाव से आपके सामने आई है और उसका मुख्य उद्देश्य इस सरकार को अपदस्थ करना है। उसका मुख्य उद्देश्य देश का नेतृत्व करना नहीं है या देश में अपनी सरकार बनाना नहीं है। इस देश को बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, इस संविधान को बचाना है। इसलिए इस विश्वास को वो ज्यादा अच्छे से प्रतिपादित कर पाएंगी। और उनके जाने से ये जो 17 हैं, 17 से जो 24 हुए हैं, आप देख लीजिएगा राजीव जी, अगली बार फिर 7 बढ़ेंगे और फिर 31 हो जाएंगे, और ये बहुत अच्छे भविष्य का संकेत है। मैं मानता हूं कि भगवान करे राफेल डील में जो
जैसा निर्णय हमारे देश का कोर्ट करता है, जैसी जांच हमारे देश की एजेंसियां करती हैं, वैसा फ्रांस में ना हो। कम से कम देश में ना सही, विदेश से सही इस मामले का हल तो सामने आए और पता तो चले कि कितने ईमानदार और कितने राष्ट्रभक्त लोग इस देश पे शासन कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। फ्रांस में जांच चल रही है और हमारे यहाँ की जांच और वहाँ की जांच में फ़र्क ज़रूर है, और वहाँ जो कुछ होगा वो खबर तो हम तक आएगी ही, और खबर हम आप तक पहुँचाएंगे ज़रूर। जो आप कह रहे हैं, और सोनिया गांधी की बात आप कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सोनिया गांधी की राजनीति को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, अब लीडरशिप में सबसे ऊपर जो खासकर विपक्षी एकता का जो नेतृत्व करना है, उसमें सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं और पहुंच रही हैं बेंगलुरु। सब कुछ आ गया, वहाँ की प्लानिंग क्या कुछ होना है, 2 दिनों तक कैसे, कब कितने बजे मीटिंग होगी, कब क्या होगा, सब कुछ सारे डिटेल्स आ चुके हैं। उस आधार पे भी आपसे समझना चाहता हूँ कि यहाँ से आप सोनिया गांधी कांग्रेस को लीड लेते हुए, अभी तक नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार थोड़ा सा पीछे नज़र आ रहे हैं, और अब सब कुछ कांग्रेस के हाथ में है। क्या कुछ देखते हैं आप? क्या नीतीश कुमार ने खुद को पीछे कर लिया है, या ये होना ही था कि कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी है और जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस को आगे आना ही था, ये माना जाए? राजीव जी, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक भी नहीं है, और कांग्रेस को लीड करना है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि ये मुगालता जो है किसी को नहीं रहा होगा, यहाँ तक कि नीतीश कुमार को भी नहीं रहा होगा कि कांग्रेस लीड नहीं करेगी। जो असली बात मुझे लगती है वो ये है कि नीतीश कुमार के ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, नीतीश कुमार ने उस जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन कर दिया है। जुगनू शारदीय जी थे, बड़े पत्रकार थे, लेकिन उनकी मृत्यु थी बहुत दुखद परिस्थितियों में हुई। वो नीतीश कुमार को निर्वहन कुमार लिखा करते थे, निर्वहन कुमार है। तो निर्वहन कुमार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह जो है वो मुझे लगता है वो ठीक से किया है। और जो विपक्ष को गोलबंद करने की जो पहली जिम्मेदारी बनती थी कि पहले जो है वो एक टेबल पे आए सब बैठे, और टेबल पे आकर के लिट्टी चोखा खा कर के सब जो है वो तैयार हो गए हैं कि हाँ ठीक है, अब इस लड़ाई को लड़ना है, और लड़ाई को किस मोर्चे पर लड़ना है, किन मुद्दों पर लड़ना है, इस पर भी एकजुटता बन गई है और एक राय बन गई है। अब आगे की लड़ाई जो है वो कांग्रेस को लीड करनी है, चूंकि लीड कांग्रेस को ही करना है, नीतीश कुमार को लीड नहीं करना था, ये पहले से भी तय था। नीतीश कुमार स्वयं भी कहते रहे, जब वो एकजुट करने की बात कर रहे थे उसमें भी, जब सोनिया गांधी से मिलने आए उस समय भी, जब सलमान खुर्शीद भाकपा वाले के कार्यक्रम में मौजूद थे उनके सामने भी वो यही बात कहते रहे कि हमें विपक्ष को एकजुट करना है और हम प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री बनने की दौड़ का भी कोई तय भी नहीं हो रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है, कौन नहीं है। अभी जो पहला कार्यभार है और पहली जो बिंदु है जिस पे सबको एकजुट होना है, तैयारी करनी है, वो ये है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत मोर्चा बने और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए। अब इसमें सवाल ये आता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो पूरे विपक्षी दलों को एक साथ लेकर के चल सकता है। जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी चूंकि 2 गठबंधन सरकारों का कुशल नेतृत्व कर चुकी हैं और दोनों सरकारें लगातार उन्होंने 5 साल पूरे किए, मतलब गठबंधन सरकारों ने जो पूरे किए उनमें 2 सरकारें जो है वो सोनिया गांधी उन्होंने एक तरीके से उसका पीछे संचालन किया यूपीए की चेयरपर्सन के तौर पे। तो जाहिर सी बात है कि अब जो नया गठबंधन बनना है उसमें भी सोनिया गांधी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। राहुल गांधी जो है बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो भी कानूनी पेचीदगियां हैं तो उसके चलते अभी बहुत सी चीज़ें अधर में हैं। लेकिन ये जिसे कांग्रेस को करना है तो इसलिए अब सोनिया गांधी के ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ गई है और मुझे लगता है कि सारा विपक्ष जो है वो भी सोनिया गांधी की तरफ एक तरीके से देख रहा है कि विपक्ष को एकजुट करने का काम जो है वो एक मजबूत मोर्चा बने, उसके लिए सोनिया गांधी आगे हैं। दूसरा राजीव जी ये कि जब सीटों के बंटवारे को लेकर के बातचीत होगी तो उस समय एक बड़ा अनुभवी और बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति जो चाहिए होगा जो अपने लोगों को भी कुछ दबा सके और दूसरे लोगों को भी कुछ दबा सके। यानी सीटों के तालमेल को लेकर के जो चीज़ें होंगी उसमें बहुत समझदारी के साथ, गंभीरता के साथ चीज़ें जो आगे बढ़नी होंगी विपक्षी एकता को लेकर के। तो वो गंभीरता की उम्मीद जो है वो सोनिया गांधी से ही की जा सकती है जो प्रधानमंत्री का पद त्यागने का बलिदान कर सकती है। तो इसलिए भी सोनिया गांधी की भूमिका जो है वो वहां कुल मिला करके बढ़ जाती है। तो अब ये जो है राजीव जी अब विपक्षी एकता आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि 2024 से पहले जो है एक अच्छे विपक्षी गठबंधन जो है वो सामने होगा और जिस तरीके से मौसम बदल रहा है,
फ्रांस की भी आपने जिस तरीके से चर्चा की, तो ये सारे संकेत मिल रहे हैं राजीव जी कि 2024 से पहले जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है वो तेजी के साथ उठने के लिए तैयार हो रहा है, और चक्रवाती तूफान जो है वो आने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं कुल मिलाकर के। अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं फ्रांस राजीव जी। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री के मित्र जो हैं वो इमैनुअल मैक्रो वहाँ राष्ट्रपति हैं फ्रांस में। अच्छी बात राजीव जी ये भी है कि पहले प्रधानमंत्री जो कई मित्र रहे हैं वो सब बड़े संकटों में फंसते रहे हैं। प्रधानमंत्री मित्र जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के और क्या है वो जायर बोल्सोनारो तक, बेंजामिन नेतन्याहू तक, शिंजो आबे तक सब फंसते रहे। प्रधानमंत्री जा रहे हैं फ्रांस, तो राजीव जी अब यहाँ तो मतलब राफाल पे कुछ हो या ना हो, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जब हाथ मिलाएंगे इमैनुअल मैक्रो से तो उनका बंटाधार जरूर वहाँ की राजनीति में निश्चित तौर पे तय हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की अदालतें जिस तरीके से बता रहे थे अभी प्रांजय गुहा ठाकुरता साहब, वो जिस तरीके का रुख अपनाए हुए हो, जिस तरीके की वहाँ चीज़ें हो रही हो, फ्रांस की जिस तरीके की राजनीति है, तो वहाँ जो है मैक्रो के ऊपर एक संकट आना मुझे लगता है कि वो तय हो गया। जब वहाँ संकट आएगा और राफेल को लेकर के जब संकट आएगा इमैनुअल मैक्रो के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि भारत की राजनीति उससे अछूती नहीं रहेगी। बंद लिफाफे जो है वो कभी भी खुल सकते हैं। जो बंद लिफाफे सुप्रीम कोर्ट को दिए गए थे वो हमेशा बंद रहेंगे ऐसा नहीं है। अदालतें कभी भी उन लिफाफों को जो है वो खोल सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अदालतों के ऊपर कोई बंदिश है कि आपने जो बंद लिफाफा दिया था उसको अभी खोला नहीं जाएगा। तो उन बंद लिफाफों के अंदर क्या है और क्या किस तरीके की जो मिस्टेक वहाँ हुई, टाइपिंग मिस्टेक बताया गया था बाद में कि साहब वो टाइपिंग एरर थी, तो वो टाइपिंग एरर क्या थी वो भी सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो राजीव जी फ्रांस से जो बीटिंग रिट्रीट हो रही है वहाँ से लेके और ये टाइपिंग एरर से जो है ये सब मिलाकर के बेंगलुरु में इसकी भी जो मुझे लगता है तैयारियां शुरू हो गई होंगी कि किस तरीके से जो फ्रांस की बीटिंग रिट्रीट है उसका जवाब यहाँ से दिया जाना है, और जो टाइपिंग एरर्स हैं उनको किस तरीके से यहाँ ठीक किया जाना है ताकि आगे से जो इस देश के सामने कोई टाइपिंग एरर्स ना हो सके और देश की जनता भी ये कोई ऐसी गलती ना कर सके कि फिर उसके जो हाथ जो है वो बंद जाए और उसे 150 रुपये किलो टमाटर खरीदना पड़े। तो मुझे लगता है कि सबसे मुक्ति पाने के लिए सोनिया गांधी को आगे करके विपक्ष जो एकजुट हो रहा है और इन समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए एकजुट हो रहा है। जी राजीव जी, देश को अभी रफाल की नहीं टमाटर की ज़रूरत है। लेकिन आप मौसम की बात कर रहे हैं और मौसम विभाग पे ये उंगली उठाई जा रही है। आपने तो बहुत शानदार विश्लेषण कर दिया और पूर्वानुमान बता दिया मौसम का कि पश्चिमी विक्षोभ कब आने वाला है, कब बारिश होगी, कब तूफान आएगा, सब कुछ बता दिए। लेकिन मौसम विभाग से पूछा जा रहा है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि इतनी बारिश होगी और अगर ऐसा रहता तो हिमाचल में आज तबाही नहीं मचती। तो मौसम विभाग जो है अभी भी जैसे काम करना चाहिए वैसे काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप काम कर रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी बहुत शानदार ढंग से, और बहुत पहले से मौसम विभाग की जानकारी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी दे रहे हैं कि मौसम जुलाई अगस्त में बिगड़ने वाला है। ये पहले से कह रहे थे। आना चाहता हूँ प्रशांत जी आपके पास, ये मौसम क्या सचमुच बिगड़ चुका है जो आपका पूर्वानुमान था? क्योंकि मौसम विभाग से तो कोई उम्मीद लगाए, मतलब लोग बोल रहे हैं, खबरें छप रही हैं, लोग बता रहे हैं कि बहुत गड़बड़ कर दिया मौसम विभाग ने। अब इससे ज़्यादा सबूत और क्या चाहिए राजीव जी बिगड़ते मौसम का, कि फ्रांस की यात्रा के पहले वहाँ की एक बहुत नामी वेबसाइट में वहाँ की टैक्स अथॉरिटी का कागज़ लीक हो जाए जिसमें कि मौजूदा फ्रांस के राष्ट्रपति का भी नाम हो, तो अब और इससे ज़्यादा मौसम क्या ख़राब होगा। वो तो ठीक है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो बच जाएंगे, लेकिन इससे होता नहीं है कुछ। दूसरी चीज़ जो अग्रवाल साहब कह रहे थे, देखिए फ्रांस की जो जहाँ एजेंसियाँ हैं या जहाँ पे भी लोकतंत्र जो पश्चिम के लोकतंत्र हैं वो किसी की सुनती नहीं है। अभी मैं बता रहा था आपको लाइव में कि जो फ्रांस के प्रोसिक्यूटर थे उनको डिफेंस मिनिस्ट्री में एक्सेस नहीं मिल रहा है, लेकिन वो घर में नहीं बैठ गए, वो जांच कर रहे हैं। वो जांच का ही कागज सामने आ गया आज। अगले जब मेरा अनुमान है राजीव जी कि जब प्रधानमंत्री फ्रांस में होंगे तो हो सकता है कोई और खुलासा आ जाए। आप याद कीजिए कि आपसे चर्चा भी हुई थी इस बारे में कि ये कुछ आ सकता है। बिल्कुल। तो इस पे काम हो रहा था।
तो ये चीजें तो मौसम तो देखिए बदल रहा है, बहुत सारी चीजें। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की चर्चा अभी मीनू जी कर ही रही थी कि वहां पे मणिपुर का मामला जो है वो आएगा, और प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द नहीं बोले मणिपुर पे। तो मौसम तो देखिए बदल रहा है, और सोनिया गांधी के बेंगलोर जाने से इस पूरी एक्सरसाइज को नई क्रेडिबिलिटी मिलेगी। मुझे लगता है जैसा अमलेंदु जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने अपना काम कर दिया, नीतीश कुमार हैं, होंगे, बिल्कुल होंगे। नीतीश कुमार पे भी आप सोचिए कि दबाव कितना है कि शरद पवार की पार्टी तोड़ने के बाद अब नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने की बात हो रही है। तो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो दबाव में है बहुत, और वो मतलब असाधारण दबाव है। किस तरह से एमएलए खरीदे जाते हैं, किस तरीके से उनके एमपी खरीदे जाते हैं, कितना दबाव डाला जाता है ईडी पर, ये हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। अब वो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम लिया, सुप्रीम कोर्ट 4 कदम और ले तो मौसम थोड़ा और तेजी से बदलेगा। लेकिन चुनाव आते आते राजीव जी देखिए क्या हो क्या रहा है, इसको अगर हम एक एक टुकड़े टुकड़े में अगर इसको देखकर एक बड़ी तस्वीर बनाएं जी। तो हो क्या रहा है कि बीजेपी और मोदी जी के पास 2024 में जाने के लिए एक कोई नारा अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। अब की बार कौन सी सरकार, एक्सटेंशन सरकार की, घोटाला सरकार की, राफेल सरकार, तो एक नारा नहीं आ पा रहा उनके पास। कभी वो टेस्ट बलून छोड़ते हैं पॉपुलेशन बिल का, कभी टेस्ट बलून छोड़ते, वो बलून नीचे उतारते हैं जो काम नहीं कर किया उसने। फिर उसके बाद अभी टेस्ट बलून छोड़ा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसको भी उतारना पड़ेगा क्योंकि उस पर भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। कांग्रेस प्रतिक्रिया करेगी तो मामला आगे बढ़ेगा। कांग्रेस क्यों प्रतिक्रिया करेगी जब कोई ड्राफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो 2024 के पहले इनके पास कोई नारा नहीं आ रहा है, ये बड़ी मुश्किल है। और जो चीज़ सामने आ रही है कि कभी अमेरिका में सवाल पूछे जा रहे हैं, कभी अमेरिका से विरोध हो रहा है, कभी फ्रांस से कुछ निकल के आ रहा है, तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की डायरेक्टर की हवा निकाल दी, उनको रिटायरमेंट कर दिया। हम तो सोच रहे थे कि ईडी भवन में को मिश्रा भवन ही कर देना चाहिए था, उन्हीं के नाम से वो रिटायर ही नहीं हो रहे, आजीवन उनको लगभग कर दिया गया था। तो धीमे धीमे आप देखिएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चुनाव की तरफ बहुत कुछ होगा। मौसम बिगड़ता चला जाएगा। स्वामी जी, अब की बार किसकी सरकार, लोग पूछ रहे हैं। देखिए, जो अमलेंदु जी कह रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ का बार बार वो जिक्र करते हैं, मुझे तो लगता है कि पूरब से भी विक्षोभ उठा है, जो कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी बिल्कुल साफ हो गई है। तो ये लग रहा है 18 सीटें तो वहां कम होंगी, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। कर्नाटका से जो दक्षिणी विक्षोभ उठा है वो भी जो कर्नाटका से उठा है, और हिमाचल प्रदेश से जो उत्तर का विक्षोभ उठा है। तो मुझे तो लगता है ये सारे विक्षोभ जो हैं ये चारों दिशाएं से बीजेपी को घेर रहे हैं। तो अब की बार एक ऐसी सरकार बनेगी 2024 में जो मुझे लगता है जो कि वास्तविकता में जो भारत का जनमानस है और भारत की जो आत्मा है उसकी सरकार होगी। ये जुमलेबाजी की सरकार नहीं होगी। जो टमाटर की बात कर रहे हैं, पता नहीं अमलेंदी जी को कैसे 150 रुपए का टमाटर मिल रहा है, हमारे यहां तो 220 रुपए किलो बिक रहा है। तो ये जो अब की बार अगर हो सकता है, मोदी जी आपने कहा कौन सा नारा होगा, इस बार टमाटर सरकार, क्योंकि जिस प्रकार की दुविधा क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, और वास्तविकता में इनके पास कोई चुनाव लड़ने का मुद्दा नहीं रह गया, और जिस प्रकार से चारों तरफ से विपक्षी दल जो भारत का जनमानस है इन्हें घेर रहा है, और जिस प्रकार से आप देखिए कोई भी प्राइमरी डाटा का सर्वे आप देख लीजिए, कोई भी प्राइमरी डाटा जिसमें रिस्पोंडेंट से सीधे बात की जा रही है, उस रिस्पोंडेंट में जो बीजेपी के 2014 और 19 के वोटर्स थे उसमें 50% वोटर्स इनको छोड़ चुके हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत की असली सरकार है, जो भारत की गांधीवादी सरकार है, जो भारत की अहिंसात्मक सरकार है, जो धर्मनिरपेक्ष सरकार है, जो लोकतंत्र को फिर स्थापित करेगी, ऐसी सरकार 2024 में मुझे स्पष्ट दिख रही है। जी मीनू जी, सोनिया गांधी की क्या भूमिका देखती हैं आप ये विपक्षी एकता में? जी मुझे ऐसा लगता है सोनिया जी ने जो बेंगलोर जाने का निश्चय किया है इस बैठक में सभी विपक्षी दलों की, वो शायद आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए भी किया गया है। और इसमें दो कारण और भी लगते हैं मुझे कि एक तो जो शरद पवार की पार्टी टूटी है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि शरद पवार का मनोबल गिरा हो इससे, या उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अन्य विपक्षी दलों के बीच में कम हुई हो कि भाई वो लीड करें। देखिए, जिस व्यक्ति की खुद की पार्टी टूट गई है, वो विपक्षी एकता को कैसे लीड, वो उनको कैसे एक तार में जोड़ के रखेगा, एक धागे में। भाई अपनी पार्टी का धागा टूट गया है उनकी, तो प्रोबेबली वहां एक विश्वास का संकट शरद पवार के ऊपर आया है। और दूसरी, यही नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वहां भी पार्टी टूटने की तैयारी की जा रही है, मतलब तोड़ने की तैयारी कर रही है भाजपा। तो ऐसे में एक सर्वमान्य चेहरा और नेता चाहिए जो कि जिसके पास अनुभव भी हो एक इस गठजोड़ को चलाने का। तो सोनिया गांधी के पास 10 साल का अनुभव है, उन्होंने बहुत सक्सेसफुली यूपीए की सरकार चलाई कन्वीनर के तौर पे, संयोजक के तौर पे। तो मेरे ख्याल से सोनिया गांधी की एंट्री इस कारण से हुई है। अदरवाइज तो सोनिया जी का आपको मालूम ही है कि वो थोड़ा कम, डायरेक्टली कम पार्टिसिपेशन, पब्लिक अपीयरेंसेस उनकी काफी कम हो गई हैं। लेकिन अब वो शायद इस बारे में वो लीड लेंगी, और जरूरी भी है। और दूसरा है कि कांग्रेस शासित राज्य है, तो उसमें होस्ट की एक भूमिका भी, होस्ट भी होना चाहिए। तो एक कांग्रेस के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है ये कि भाई हमारे राज्य में अब यहाँ पे एक विपक्षी एकता का, अगर वहां से ही कोई एक नया प्रोग्राम उठ के आता है और यहीं से कोई सॉलिड एक रेजोल्यूशन निकल के आ जाएगा, तो बेंगलोर डिक्लेरेशन जैसा कुछ, तो वो एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर इस देश की राजनीति में साबित होगा। और जैसा ये प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि भाई मिश्रा भवन रख देना चाहिए, तो मेरा प्रशांत जी से ये कहना है कि प्रशांत जी अभी भी, क्योंकि मिश्रा जी जिस काम को कर रहे थे, तो मोदी जी संभव है उनको मंत्री बना दें केंद्र में, उसमें तो आपकी रोक नहीं है कोई। उसमें भाई वहां से वो रिटायर हुए और अगले दिन मंत्री बन गए और राज्यसभा में चुने गए। तो क्योंकि जो वो काम कर रहे थे, वो काम इस सरकार की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है आगे 2024 तक। क्योंकि जितनी सरकारें गिराएंगे, जितना तोड़फोड़ मचाएंगे, जो उनका प्रोग्राम है, देखिए एक्चुअली तो उनका प्रोग्राम यही था कि विपक्ष के नेताओं को, जितने भी मुख्य नेता हैं, उनको सबको ईडी के चक्कर में अंदर भेज दो और छूटेंगे नहीं किसी भी तरीके से। तो वो चीज अभी भी वो कर सकते हैं, उनको मंत्री बना दिया जाएगा वित्त मंत्रालय में, नहीं तो गृह मंत्री के साथ, क्योंकि आजकल तो गृह मंत्रालय के अधीन आ रखी है ईडी, जबकि वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का, लेकिन संभालते शायद गृह मंत्री हैं, क्योंकि उनके ट्वीट से ऐसा ही लगता है। तो ये दूसरी बात, एक इसमें एक मैं और इम्पोर्टेंट बात दर्शकों के लिए कहना चाहूंगी। आज एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है जिसके ऊपर कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये सरकार जीएसटी को पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत लाना चाह रही है। मतलब अगर छोटा व्यापारी भी अगर कोताही बरतेगा, जीएसटी की चोरी करेगा, तो उसे पीएमएलए के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अब देखिए, पीएमएलए का आपको मालूम ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी ताकीद कर दी है कि उसको और ज्यादा स्ट्रिंजेंट, मतलब कठोर बना दिया है कि तो बगैर कंप्लेंट के भी आपके ऊपर रेड हो सकती है और आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं। उसके बाद आपके ऊपर है जिम्मेदारी प्रूव करने की हम निर्दोष हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आत्मघाती कदम है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी की जो पार्टी जो कही जाती है कि छोटे व्यापारियों की पार्टी है, ये वही व्यापारी है जो कहते हैं 1000 रुपए का भी तेल, 1000 रुपए लीटर भी तेल मिलेगा तो हम तेल खरीदेंगे। तो ये वही पार्टी है जिनके ऊपर ये छुरा चलाया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। तो ये भी एक आज इंपॉर्टेंट, एक बहुत डेवलपमेंट है, इसके बारे में सोचने वाली बात है कि अपनी ही जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो इनका मतदाता वर्ग है, उसके मतलब इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर मोदी जी को, ओवर कॉन्फिडेंस है मेरे हिसाब से। और गलत है कि जो उनका मतदाता का जो समूह है बहुत बड़ा, उसी के ऊपर वार करने की तैयारी है कि मैं चाहे
कितने भी सितम कर लो इनके ऊपर, ये उफ नहीं करेंगे। तो देखते हैं कितना सही प्रूव होता है और कितने गलत प्रूव होते हैं। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बहुत सही कह रही हैं कि जनता जो है उस पे मोदी जी का ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी कह लो। मणिपुर का मां नहीं कहेंगे, लेकिन मणिपुर की जनता जो है वो वोट देगी बीजेपी को। पहलवानों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पहलवान जब वोट देने जाएंगे तो बीजेपी को वोट देंगे। क्या ऐसा है प्रेम कुमार जी, आपको भी लगता है कि अभी और आज की तारीख में और पहले अगर पीछे जाएं, पीछे के पन्ने को पलटते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को, कि हम कुछ भी करें, कोई सितम ढालें, लेकिन नतीजा यही आएगा कि जनता मेरे पक्ष में आके वोट देगी। और इसका उदाहरण दिया था उस पार्टी ने, उदाहरण था उत्तर प्रदेश का चुनाव नोटबंदी के समय। आप देखिए कितने लोगों की मौत हो गई खड़े खड़े नोट बदलवाने में 2016। और लेकिन 8 नवंबर 2016 रात को अचानक, लीगल टेंडर नहीं रहेगा, 8 बजे रात, लेकिन उसके बाद 2017 में चुनाव होता है यूपी का, और यूपी में बम्पर जीत हासिल करती है बीजेपी। और उस समय बीजेपी के लोग कहते हैं कि देखो, तुम लोग कहते थे कि नोटबंदी से बहुत परेशानी में आ गई है जनता और बीजेपी को घाटा होगा, लेकिन ऐसा कोई घाटा नहीं हुआ। और यहाँ से तस्वीर बदलती हुई दिखाई देती है। क्या यहीं से शुरुआत मानी जाए? और अगर ऐसा है प्रेम कुमार जी, तो इसको किस दिशा में देखा जाए? फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर हम भी चर्चा जो करते हैं वो फालतू की चर्चा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता मोदी जी को जाके, बीजेपी को जाके ही वोट देगी, यही माना जाए। फिर विपक्षी दल को भी एक साथ बैठने की जरूरत नहीं है। जी राजीव जी, ये स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है, ये परसेप्शन बनाया जाता है कि तुम चाहे जो करो, जनता वोट तो हमें ही देगी। जैसे ये बात भी कही जाती है कि जितना कांग्रेस के नेता बीजेपी के लिए या नरेंद्र मोदी के लिए गलत शब्द बोलते हैं, उतना कांग्रेस हारती है और बीजेपी जीतती है, ये बोला जाता है। लेकिन हमने बार बार कहा है कि ये सच नहीं है, कि हर बार वही गुजरात के चुनाव नतीजे इस बार बहुत बीजेपी के पक्ष में गए, लेकिन पहले जब जब चुनाव हुआ कांग्रेस की वोट भी बढ़े, सीट भी बढ़े। और उसी दौरान कांग्रेस के नेताओं ने वो जो भी शब्द, जो भी बुरी बातें कही जाती हैं कि नरेंद्र मोदी जी को ऐसा बोला तो ऐसे परिणाम मिले, लेकिन कांग्रेस ताकतवर हुई उस दौरान। भाई इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के नेता ने नरेंद्र मोदी जी की मां के बारे में जो गलत बातें कही थी, वो उसका 2 साल पहले का वीडियो बीजेपी ने चलाया था, लेकिन जनता ने क्या आम आदमी पार्टी को नकार दिया, बल्कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें दी, ज्यादा वोट किए। वो है। तो ये परसेप्शन बनाया जाता है कि मोदी जी को गाली दोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, बीजेपी के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, तुम चाहे जो कर लो, जीतेंगे तो हम ही, आएगा तो मोदी ही, मोदी है तो मुमकिन है। ये सब एक पैकेजिंग का हिस्सा है। अगर ये बातें सही होती तो भाई 3 कृषि कानून वापस क्यों लेने पड़े नरेंद्र मोदी जी को? क्यों लेने पड़े? भाई जनता की ताकत के सामने ही तो झुके थे। सीएए एनआरसी को लागू क्यों नहीं किया? आज यूसीसी के मुद्दे पर बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को चुप रहने की हिदायत दे रखी है। आप गौर कीजिए, बीजेपी का कोई प्रवक्ता यूसीसी पर नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि बीजेपी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि अपने प्रवक्ताओं को कि यूसीसी पर मत बोलो, क्योंकि आदिवासी समुदाय में, पूर्वोत्तर में और पूरे देश में यूसीसी पर बहुत गहरी नाराजगी है और चिंता है। तो अगर सब कुछ ऐसा ही है तो फिर बीजेपी को यूसीसी पर भी बोलने देना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी ने जो लास्ट स्टेटमेंट दिया है उसके बाद से घबरा गई है बीजेपी, अब बैकफुट पे है, एकदम खामोशी है यूसीसी के मुद्दे पर। दूसरी और भी बातें जो राजनीतिक रूप से हम देख रहे हैं, भाई मोदी मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि मुकेश सहनी तक ने कहा कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा। आप समझिए क्या स्थिति आ गई है। भाई चिराग पासवान ने मना कर दिया कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि अभी अगर मंत्री बन गए तो बिहार के चुनाव में
ये क्या मुंह लेके जाएंगे? उनको वोट नहीं मिलेगा, बिहार के चुनाव में जनता उनसे पूछेगी, या और भी कारण होंगे। बिल्कुल। लेकिन इवन संगठन के भीतर भी किसको मंत्री बनाए, किसको हटाए, किसको किसके चेहरे पे चुनाव लड़े, किसको नहीं लड़े, इसको लेकर के एक मत नहीं बन पा रहा है। तो अब वो स्थिति नहीं है कि किसी को कुछ भी आप कर दीजिए और सबने डिसीजन मान लिया। भाई एक उम्मीदवार तो आपके कहने से मैदान नहीं छोड़ रहा था, तो मोदी है तो मुमकिन है कहाँ रहा, वो जादू चला गया। और वो जादू जिसका डंका पीटा गया था उसकी पोल खुल गई, जादू तो था ही नहीं कभी। भाई पश्चिम बंगाल चुनाव में देखिए क्या स्थिति हो गई। भाई 16% सीट भी नहीं हासिल कर पाई बीजेपी। तो इसको अगर हम देखते हैं, तो इसको अगर हम देखें तो स्थिति ये बन रही है पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी। हालांकि मुझे तो वहां से 2024 का रास्ता दिख रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव। मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा विषयांतर भी हो सकता है कि वहां का जो चुनाव परिणाम है वो ये बताता है कि अगर तिकोना मुकाबला होता है तो बीजेपी कमजोर होती है, ये संदेश है वहां पर। अगर लेफ्ट और कांग्रेस टीएमसी के साथ चली गई होती तो बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल सकती थी। ये चुनाव बता रहा है चुनाव परिणाम। इन दोनों ने एक खंबा खड़ा किया, पिछले से बार से बेहतर प्रदर्शन किया और अच्छा प्रदर्शन लेकर के वो एक संदेश दे रही है कि 2024 में कैसे फॉर्मूला बनना चाहिए। तो आपका जो प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो आभा मंडल बीजेपी ने बना रखा है वो क्या सही है? निश्चित रूप से ये आभा मंडल बिल्कुल झूठा, फर्जी और भ्रामक है और उसकी पोल लगातार खुलती चली गई है। अब तो चुनाव नतीजे भी बताने लगे हैं। तो इस वजह से हाँ, हिंदी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में ऐसी स्थिति जरूर है जहाँ पर की बीजेपी बहुत स्ट्रांग है और वहाँ, लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश अकेले इनको चुनाव नहीं जिता सकती। कितना सीट जीतेंगी? कुछ घटेगा ही, कुछ बढ़ नहीं सकते, ये स्थिति है। लेकिन पूरे देश के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जनाधार लूज कर रही है, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक हम देख चुके, उत्तर में कहीं हिमाचल भी हार चुके, पंजाब में कुछ है नहीं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो है, उत्तराखंड में भी बुरी स्थिति है, चुनाव होने पर सामने आएगा। तो ये बीजेपी के लिए कुल मिलाकर के ये उल्टी हवा बहती दिख रही है, चाहे जितनी पैकेजिंग कर लीजिए। जी, उल्टी हवा दिख रही है। और प्रमोद अग्रवाल जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी आपसे चाहूँगा। आप भी वैसे ही देख रहे हैं क्या जो कुछ बता रहे हैं प्रेम कुमार जी? बंगाल के नतीजों ने निश्चित रूप से विपक्ष को उत्साहित किया होगा, ऐसा मैं भी मानता हूं, क्योंकि जिस तरह बंगाल में बीजेपी लगातार हिंसा की बात कर रही है, वो यह नहीं बता रही कि मरने वाले किस पार्टी के ज्यादा हैं। कोई भी सरकार जिसकी सरकार हो वहां उसी का कार्यकर्ता मरने वाला ज्यादा हो, ये तो संभव है नहीं। मतलब सेंट्रल फोर्स को तैनात ही इसलिए किया गया था कि बीजेपी वालों को हिंसा करने दी जाए और उसकी तैनाती के बावजूद इतने लोग मारे गए। आप बंगाल सरकार को कैसे दोष दे सकते हैं इस बात पर कि उनकी वजह से ये लोग मारे गए? अगर आप सेंट्रल फोर्स तैनात नहीं करते और उसके बावजूद ये हिंसा होती, तब आप सरकार पर दोषारोपण कर सकते थे। आपने तो सारी कमांड सेंट्रल फोर्स को दे दी थी, उसके बाद क्यों हिंसा हुई? और हिंसा में तृणमूल के लोग भी क्यों मारे गए? कोई भी सरकार अपने कार्यकर्ताओं को तो मरवाएगी नहीं। जी, जनता ने जो वहां संदेश दिया है वो एकदम क्लियर है कि जो 18 सीटें पिछले चुनाव में उन्होंने दे दी थी इस सरकार को, वो अब उनके पास नहीं है। यही हाल महाराष्ट्र का भी है। मैं मानता हूं कि शरद जी ज्यादा उत्साह से, ज्यादा ऊर्जा के साथ महाराष्ट्र में निकल पड़े हैं। शायद उनके मन में कभी ये रहा भी हो कि भाजपा की भी सरकार बन जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका महाराष्ट्र तो सुरक्षित है। वो संदेह खत्म हो चुका है। ठीक आमने सामने खड़े हैं बिल्कुल, क्योंकि खाने वाले ने, नहीं खाने वाले ने उनकी पार्टी को भी खा लिया।
तो ठाकरे साहब बंबई से निकल के पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। ये बात निश्चित रूप से दिखाती है कि अब सबने कमर कस ली है कि अब करना क्या है। इस बार तो आर और पार की लड़ाई है। सारे लोग जानते हैं, सत्यपाल मलिक साहब कह चुके हैं कि ये अंतिम चुनाव होगा अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो। देश में आपने पूछा कि इस बार किसकी सरकार, तो मैं कह रहा हूं कि इस बार जनता की सरकार। जनता तय करेगी कि हमारा नेता कौन है। सरकार तय नहीं करेगी या कोई पार्टी तय नहीं करेगी कि उनका नेता कौन। जनता बताएगी 24 में कि हमारा लोकतंत्र क्यों सुदृढ़ है, क्यों इसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र कहा जाता है। और जब जनता निर्णय लेती है तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक समान कैसे आता है, इस बार फिर जनता दिखाएगी, जैसा पहले भी करती रही है। मेरा यह मानना है कि देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा और जनता ने मन बनाना शुरू कर दिया है और ये मन बना रही है। जितना ये मन बनाते जा रही है उतना ही सरकार में बौखलाहट बढ़ती जा रही है और उस बौखलाहट से क्या क्या निकल के आ रहा है ये पूरा देश देख रहा है। जी, तो इस बार जनता की सरकार, टमाटर की सरकार, बेरोजगारों की सरकार और ऐसे तमाम जो लोग चाहते हैं कि देश में अमन चैन कायम रहे, उनकी सरकार। तो देखिए 8 महीना बाकी है, लेकिन उससे पहले 5 राज्यों में और चुनाव हैं और वहाँ भी, और ख़ासकर मध्य प्रदेश को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। रोज़ कहा जा रहा है शिवराज सिंह सरकार की कुर्सी जा रही है, शिवराज सिंह की कुर्सी जा रही है और वहाँ पर कोई और विराजमान होने वाला है। अब पता नहीं कब क्या कुछ होता है, क्योंकि कुछ भी पता नहीं। यहाँ तो कश्मीर को चारों तरफ से इस ढंग से बिल्कुल घेर लिया गया, इंटरनेट काट दिया गया और उसके बाद में फिर 5 अगस्त 2019 को एक बिल लाया गया और 370 हटा दिया गया। तो पता ही नहीं चलता इस देश में होता क्या है। लेकिन उसके बाद फिर चुनाव में हमारी जीत होती है, हमारे बल्ले बल्ले हैं, ये बात कही जाती है। तो देखेंगे आने वाले समय में, और देखेंगे इसलिए भी क्योंकि मीनू जी अपने पीछे फिर से लगा लिए हैं, हम देखेंगे। तो बहुत दिनों बाद मीनू जी के पीछे दिखाई दे रहा है, हम देखेंगे, और इसलिए ये हम देखेंगे। बहुत सही समय पे आपने लगाया मीनू जी, बहुत शुक्रिया आपको भी, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। मीनू जी आपको बहुत शुक्रिया, शुक्रिया प्रेम कुमार जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, प्रमोद कुमार जी बहुत, प्रमोद अग्रवाल जी बहुत धन्यवाद, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे हमारे 2 साथी परंजय गुहा ठाकुरता और प्रोफेसर अखिल स्वामी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम साथी जो आप बने हुए हैं, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। लगातार चर्चा 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पे हम कर रहे थे। पहली बात ये कि फ्रांस से जो खबर आई, चौंकाने वाली खबर, और वो भी यहाँ हमारे देश में स्टिंग ऑपरेशन की बातें खूब होती रही हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे रिसर्च बेस्ड ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बाहर आ जाते हैं